तो देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जैसे आप लोग आईपीएल देखते हो आईपीएल आप लोग, या फिर कभी देखे हो? नहीं, कभी नहीं देखा किसी ने? इंटरेस्ट ही हाँ नहीं सर, है। हाँ देखे हैं, डिंकी देखा देखते है, चाहिए रहता है। रोशनी भी देखा है, ज्योति देखा आईपीएल? हाँ एक सर, भी मैच देखा है, टीवी में देखा। देखा? अच्छा, तो फिर आप लोग वहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट देखा? ऐसे करके अंपायर ऐसा करके स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ऐसा करके बोलता है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मतलब, है रहता है। हाँ, आई थिंक हाँ सर, 2 मिनट 30 सेकंड ऐसा 2 कुछ टाइम मिनट रहता का है। आता है। हाँ हम्म, बोलो डिंकी, कुछ बोल रहे थे? 2 मिनट्स का आता है कुछ। हाँ 2 मिनट्स का। तो ये जो 2 मिनट्स का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, ये बेसिकली मेनली 2020 क्रिकेट है, तो थोड़ा बीच में ड्रिंक्स ब्रेक टाइप का भी एक होना चाहिए। तो लेकिन ये ड्रिंक्स ब्रेक को ये लोग एक स्पेशल नाम दिया है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। जैसे मानो ये 6 से 10 ओवर्स के बीच में लिया जाता है आईपीएल में, 6 ओवर से 10 ओवर के बीच में लिया जाता है, ताकि मानो कि गेम चालू होता है, गेम चालू होने के बाद ना प्लेयर को टाइम नहीं मिलता सोचने का, मतलब फ्रैक्शन ऑफ, क्योंकि नहीं तो ओवररेट का प्रॉब्लम हो जाता है। ओवररेट मतलब एक टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना चाहिए, तो वो टाइम अगर निकल जाता है ना तो आपको मैच फाइन होता है, आपका रन रेट कम कर दिया जाता है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रूल्स है, ठीक है, क्रिकेट का। तो मैं आपको क्रिकेट नहीं समझाना चाहता, मैं बस आपको इसलिए आईपीएल का एग्जांपल मैंने लिया बिकॉज रिसेंट ट्रेंड में ये आईपीएल में स्ट्रेटेजिक का एक बहुत बड़ा एग्जांपल, मैं इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना आईपीएल का पॉइंट उठाया जाए। तो वहां पर ये जो बीच का 2 मिनट है ना, इसमें प्लेयर्स को एटलीस्ट कुछ मिनट सोचने को मिलता है कि भाई हम लोग का गेम प्लान क्या होना चाहिए, ताकि हम ओपोनेंट को कुछ प्रॉब्लम में डाल सके। अगर वो फील्डिंग टीम है तो फील्डिंग टीम सोचता है कि भाई, मतलब जो बॉलिंग कर रहा है, बेसिकली बॉलिंग टीम सोच रहा है कि किस तरह से अगर कोई बैट्समैन अच्छा खेल रहा है तो उसको क्या करने से आउट किया जा सके, या फिर उसको स्पिनर डाले या फिर फास्ट बॉलर डाले या मीडियम पेसर दे, फील्ड सेटिंग क्या करना चाहिए, ठीक है, या फिर उसको धीमा डालना चाहिए, किस पॉइंट पे फील्डर लगाने से कैच आउट होने का चांसेस है, बहुत अच्छा खेल रहा है प्लेयर। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी, ठीक है, और स्ट्रेटेजी में ना तरह तरह का लोग अपना अपना ओपिनियन देगा, बट अल्टीमेट कॉल लीडर मतलब जो कैप्टन होता है ना, वो लेता है। आई होप आप पॉइंट समझ पा रहे हो कि स्ट्रेटेजी टीम ले तो रहा है, बट स्ट्रेटेजी में तरह तरह का जो भी प्लेयर है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर, 10 to 11 प्लेयर्स इन ईच एंड एवरी टीम। तो 11 प्लेयर्स में से मे भी हो सकता है कि 4-5 प्लेयर्स अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई ये करने से अच्छा होगा, वो करने से अच्छा होगा, बट अल्टीमेटली वो 5, 10, 11 प्लेयर जो भी डिसीजंस दे रहा है, 10 प्लेयर कैप्टन को छोड़ के, अल्टीमेट कॉल कौन लेगा? कैप्टन लेगा। तो यहाँ पर कैप्टन कौन है? लीडर है। कैप्टन है लीडर, और लीडर को ही डिसीजंस लिया मतलब लेना पड़ता है। तो अल्टीमेटली स्ट्रेटेजिक डिसीजंस या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सभी प्लेयर्स का गेम है, ठीक है, 11 प्लेयर्स का ही गेम है। लेकिन अल्टीमेटली ये सबका ऑप्शंस लेने के बाद कैप्टन को जो वन कॉल लेना है और उसके ऊपर डिपेंड करके अपना टीम को जिताना है। दैट मीन्स द मेन ऑब्जेक्टिव इज टीम को जिताना। एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में बोले, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव में बोले, तो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू से? उनको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा करना है ताकि अपना कंपनी प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में रहे, अपना कंपनी हमेशा एक गुड गेन में रहे, ज्यादा लॉस सिचुएशंस में ना जाए, ठीक है, और कंपनी का जो शेयर होल्डर्स है, जो मेंबर्स है, ये हमेशा एक गेनफुल सिचुएशंस में रहे। तो ये रहता है एक मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और टाइम टू टाइम बिजनेस में अगर प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए, और अगर नॉर्मल सिचुएशंस है तो नॉर्मल सिचुएशंस में वो कंपनी को कैसे पॉजिटिव वे में लेके चलता है। तो आज हम लोग कुछ केस स्टडीज के साथ इसको पढ़ेंगे, ठीक है, केस स्टडीज के साथ भी पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल चीजें भी यूज करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नथिंग मोर देन एग्जाम्पल के तौर पे यूज होगा। जैसे मैं कुछ गीता का कुछ पॉइंट्स है, तो ये एक्चुअली मेरा अपना नहीं है, एक्चुअली ये रिलायंस का जो स्ट्रेटेजिक गुरु है, ठीक है, रिलायंस का एंड फ्यूचर रिटेल का, फ्यूचर मतलब जो करेंटली बिग बाजार था या फिर अभी भी बिग बाजार है एक सिचुएशन। तो बिग बाजार किस तरह से अप ट्रेंड में गया था और उसके बाद बिग बाजार को क्या प्रॉब्लम हुआ। तो एक इंसान है देवदूत पट्टानायक बोल के,
उनका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज करके जो बेसिकली गीता का कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इस तरह से इनकलकेट करता है जो ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करता है। तो ये चीज वो फ्यूचर में किया है, फ्यूचर मतलब बिग बाजार कंपनीज में किया है किशोर बियानी के कंपनी पे, और सेम चीज अभी करेंटली कर रहा है रिलायंस पे। तो फ्यूचर ग्रुप का करंट स्ट्रेटेजी तो अच्छा नहीं गया, बिजनेस डिसीजंस में लास्ट 2-3 इयर्स अच्छा नहीं गया, बट हम सबको पता है कि किस तरह से 2003-4 से बिग बाजार एक मतलब इंडिया का सबसे बड़ा एक मतलब ऑनलाइन नहीं सॉरी रिटेल स्टोर, एक बहुत बड़ा रिटेल स्टोर, हम लोग ऐसा कभी सोचा भी नहीं था ऐसा भी दुकान हो सकता है। तो बिग बाजार का केस स्टडीज होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, और भी कुछ कंपनीज है मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, और उसके बाद एज पर टॉपिक भी आपको मैं बताऊंगा सिलेबस के अंदर कि क्या क्या क्वेश्चंस आता है, किस तरह का इसका क्वेश्चंस का जवाब होता है, तो उसका ओवरऑल ओवरव्यू। ठीक है, तो चलो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक एक करके पॉइंट में आगे बढ़ता हूँ। तो कि एक्चुअली ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है क्या, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये क्या काम करता है, और रियल लाइफ प्रैक्टिकल फील्ड में आपका नॉलेज को कैसे एनहांस करने से आप इसको एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे। तो ये रहा आज का टॉपिक। ठीक है, चलो मैं कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, स्क्रीन शेयर है ना? हेलो, यस सर। स्ट्रेटेजिक बेसिकली एकदम सिंपल कहा जाए तो हाउ टू टेक स्ट्रेटेजिक decision to decisions for organizations, how to take strategic decisions for organizations, मतलब ऐसा स्ट्रेटेजी बनाओ और उसके बेसिस में डिसीजंस बनाओ और उसको इम्प्लीमेंट करके ऑर्गेनाइजेशंस को आगे लेके चलो। तो चलो मैं आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और उसी प्रेजेंटेशन के थ्रू से आपको ओवरऑल आइडिया मिलता जाएगा। क्या आप लोगों को कुछ इमेज दिख रहा है? ये इमेज बहुत वाइटल है, दिख रहा है सर आप लोगों को? देखो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक प्लेयर्स के बारे में बता रहा था ना कि किस तरह से 11 प्लेयर्स इन ए कंपनी एक के साथ एक जुड़ के रहता है। एक क्रिकेट टीम का भी बात अगर मैं कर रहा था तो उसमें भी सब एक दूसरे के साथ जुड़े रहता है, और फिर 11 प्लेयर्स, यहाँ पर मैंने 3 6 7 का इमेज है। तो अल्टीमेटली सब कोई जुड़ के रहेगा, बट हो सकता है कि ये लीडर है तो ये अल्टीमेट डिसीजन लेगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत वाइटल पार्ट है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन जब आपका करियर चालू करोगे ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए चार्टर्ड काम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका। आप लोग वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, यू अंडरस्टैंड अकाउंटेंसी, आप लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हो, आप लोग कॉस्ट पढ़ते हो, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप लोग पढ़ाई करते हो। अकाउंट्स है, कॉस्ट है, टैक्स है, ठीक है। मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ यही तो सब तो सब्जेक्ट है, बट सीरियसली जब तक आपके अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रॉपरली ना होना तो ये अकाउंट्स, कॉस्ट, टैक्स, फाइनेंस, ठीक है, ये सारा का सारा सब्जेक्ट ना एक बेकार की तरह लगेगा कि अगर आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, मतलब आप कितना भी अच्छा ये सब जो मेन कोर पेपर है आप लोगों का, दैट इज जीएसटी, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, दीज आर द कोर पेपर्स, वी ऑल नो। ठीक है, दीज आर द कोर पेपर्स, कंपनी लॉ, सभी कुछ है, सब अपने अपने जगह में ऑब्वियसली बेस्ट है। बट जब तक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक लेवल में मैनेज नहीं कर पाएगा ना, तब तक आई डोंट थिंक कि कंपनी कुछ कर पाएगा। मतलब कितना भी अच्छा अकाउंट्स का हिसाब आपको आ जाए, कितना भी अच्छा आप कॉस्टिंग कर लो, कितना भी अच्छा आप टैक्स का
कैलकुलेशंस एंड मैनेजमेंट कर लो। फाइनेंशियल डिसीजंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना भी अच्छा फाइनेंस डिसीजंस ले लो, बट सबको मिला जुला के अगर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ना हो तो यू विल गेट इनटू द प्रॉब्लम, योर ऑर्गेनाइजेशंस विल गेट इनटू प्रॉब्लम। और ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है, कैसे होता है, ये सीरियसली रियल लाइफ में मैं आपको बताने वाला हूं, आप देखिएगा ध्यान से। ओके देखो ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। व्हाई डू सम फर्म्स सक्सीड व्हाइल अदर्स फेल? बिग क्वेश्चन है ना। हेलो, इज दिस अ बिग क्वेश्चन कि क्यों कुछ फार्म, फार्म मतलब क्या, कंपनी का बात कर रहा हूं मैं, कुछ कंपनी सक्सेस क्यों होता है और कुछ कंपनी फेल क्यों हो जाते हैं? क्या ये क्वेश्चंस वैलिड क्वेश्चन है? यस सर। हाँ ज्योति, डिंकी, रोशनी, क्या ये क्वेश्चन वैलिड क्वेश्चन है? कुछ कुछ फार्म हाँ सर। सक्सेस होता है और कुछ फार्म फेलियर हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो अगर ये आपके दिमाग में आता है तो आप प्लीज इसको समझिए कि इसके पीछे रीजन क्या है। कि बिजनेस तो सभी कोई करता है, करोड़ों रुपया डालते हैं बिजनेस में, है ना। 1 करोड़, 2 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, लाख करोड़ भी डाल रहे हैं सर। 1 लाख करोड़ है, ठीक है। देयर आर रिलायंस है, देयर इज टीसीएस है, देयर आर लॉट्स ऑफ बिग बिग कंपनीज, इन्फोसिस, ठीक है, विप्रो, तो बिग बिग कंपनीज इज देयर। तो कोई 1 करोड़ डाल रहा है, कोई 2 करोड़ डाल रहा है, कोई 200 करोड़ डाल रहा है बिजनेस पे। तो इतना पैसा लगा के भी बिजनेस फेलियर हो रहा है। आप लोग कुछ कंपनीज के बारे में जानते हो, रिसेंट ट्रेंड में कुछ बिग बिग फेलियर हुआ है। आई थिंक यू ऑल नो अबाउट काल, काल इन द सेंस किंगफिशर एयरलाइंस, नाम तो सुने होंगे। मैं फेलियर का बात कर रहा हूँ, सक्सेस के बारे में बहुत लोग खुद खोज रखते हैं कि रिलायंस है सर, टीसीएस है, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्लास में भी बहुत बातें करते हैं हम लोग। बट पॉइंट क्या है, किंगफिशर एयरलाइंस इतना बड़ा एक कंपनी था जो अपने आप को बना नहीं पाया सर, और ये एयरलाइंस इंडस्ट्री में अपने आप को उनको जाना पड़ा, ठीक है। फिर आपको रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब मुकेश अंबानी का जो भाई का कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन, मतलब हम लोग एक तरह का जीएसएम फोन, मोबाइल फोन इन्हीं से सीखा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ठीक है। रिलायंस कम्युनिकेशन का बात कर रहा हूँ मैं, ये कंपनी भी बंद पड़ा, ठीक है। रिसेंट ट्रेंड में येस बैंक का स्ट्रेटेजी खराब हुआ, कंपनी बंद नहीं हुआ बट कंपनी फिर से अगेन अपने आप को बना रहा है, आरबीआई बैक कर रहा है, स्टेट बैंक बैक कर रहा है येस बैंक को, बट उसको भी फेलियरिटी में आना पड़ा। बहुत जोर का झटका लगा, मतलब जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर से ही लगा, जोर का झटका जोर से ही लगा। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस, रिलायंस कम्युनिकेशंस, इस तरह का कंपनी, जेट एयरवेज, वो ऑपरेशन बंद करके बैठा हुआ है। आई होप यू ऑल नो दिस काइंड्स ऑफ अपडेट बिकॉज ये सब हम लोग दूसरा क्लास में भी चर्चा करते हैं। अब पॉइंट क्या है, some firms succeed and why others fail. The central objective of strategic management is to learn why this happens. तो strategic management रीड करने के पीछे सबसे मेन पॉइंट यही है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। वो एक गाना है ना, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कंपनीज के साथ, ऐसा क्यों होता है कंपनीज के साथ। अब ऐसा क्यों होता है इसका जवाब तो हम लोग जैसे धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ में आएगा। एन एक्शन ए कंपनी टेक्स टू अटेन सुपीरियर परफॉर्मेंस, अगर एक अच्छा एक्शन लोगे तो कंपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस देगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, आप कहां से रिसोर्स को जुगाड़ करते हो। रिसोर्सेज में बी सम same, but if they are combined in different ways, some get superior performance, some get ordinary performance. Strategic management studies the ways to make superior performance. मतलब देखो रिसोर्स जो है कंपनीज में, एक चीज आप बोलो कि गाड़ी बीएमडब्ल्यू भी बनाते हैं, गाड़ी कार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कार बनाने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज बीएमडब्ल्यू के पास भी हैं, वो रिसोर्सेज मर्सिडीज के पास भी हैं, वो रिसोर्सेज मारुति सुजुकी के पास भी है, वही रिसोर्सेज टाटा के पास भी है, टाटा मोटर्स के पास, ठीक है। वही रिसोर्सेज जनरल मोटर के पास भी है जो एक टाइम का सबसे बड़ा कंपनी हुआ करता था। अब मेरा बात समझ पा रहे हो कि बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, मारुति, टाटा मोटर, जनरल मोटर, बट आपको नहीं लगता कि इसमें से कुछ कंपनी सीरियसली बहुत उम्दा कुछ बनाते हैं, सुपीरियर परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ कंपनी एक ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देते हैं, कुछ कंपनी एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं। बट डोंट यू थिंक कि इनका जो भी रिसोर्सेस है, मतलब जो भी रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स एलोकेशन सेम है। हेलो, प्लीज थोड़ा बताइएगा।
यस सर, इंजन है ना? कार टायर वगैरह तो कार ही सस्ते तो हैं। है। वेरी गुड सर, कार ही तो है। कार बनाने के लिए BMW को भी जो चाहिए होगा, मर्सिडीज को भी वही चाहिए होगा, टाटा मोटर्स को भी वही चाहिए होगा, जनरल मोटर्स को भी वही चाहिए होगा। बट फिर भी अगर हम परफॉर्मेंस में जब बात करते हैं, अगर आप बाइक पे भी देख सकते हो ना, बाइक भी है उधर, तो सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका मैनेजमेंट कैसा है, आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत पावरफुल कुछ देता है, कोई बहुत खास है, ऐसा नहीं मैं बोलना चाह रहा हूँ। टाटा मोटर्स भी किसी मतलब एक बहुत लार्ज सेक्टर सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मारुति सुजुकी भी बहुत वाइटल है। BMW अपने जगह में तो टॉप क्लास है ही। मर्सिडीज ऑब्वियसली अनदर लेवल। जनरल मोटर कोई भी एक अपना लेवल है। लेकिन देखो फिर भी परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी एक वैरी कर जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? टाटा मोटर्स रिसेंट ट्रेंड में बहुत ज्यादा लॉस में है, बहुत ज्यादा। मतलब लास्ट दिन जो लोग स्टॉक मार्केट क्लास किया था उस दिन मैंने लार्जेस्ट स्टॉक मतलब प्रॉफिटेबल कंपनीज एंड लार्जेस्ट लॉस मेकिंग कंपनीज का डेटा प्रोवाइड किया था। आई होप रोशनी एंड ज्योति अगर थे क्लास में तो याद होगा आप लोगों को। हाँ सर। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना, आई थिंक समझ पा रहे हो कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो मतलब हम लोग कम से कम 20-25 कंपनीज में डील किया था प्रॉफिटेबल, और 20-25 कंपनी लॉस मेकिंग पे। ठीक है, जो लोग नहीं किए कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे समझ जाओगे। व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस? द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर चूज अ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज। इसमें मैनेजर सेट ऑफ स्ट्रेटजीज चूज करता है। मैनेजर चूज करेगा सेट ऑफ स्ट्रेटजीज, मतलब ये करना है, वो करना है, क्या करना है। फॉर द एंटरप्राइज टू परस्यू इट्स विजन्स। कंपनी का अपना विजन होगा, होगा कि नहीं होगा? सबका अपना विजन होता है। आप लोगों का भी अपना मिशन है, विजन है। तो आप लोग अपने आप को जहां देखना चाहते हो उसी के बेसिस में आप लोग मेहनत करते हो। अगर नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, और करोगे तो आगे चले जाओगे। एग्जैक्टली ना। आप लोग को भी अपना अपना ड्रीम है, और उसी ड्रीम के पीछे ही तो आप लोग अपना जिंदगी बिताते हो। जैसे रोज मॉर्निंग में उठते हो तो कुछ तो विजन लेके उठते हो यार। ऐसे तो नहीं ना बिना विजन का उठ जाते हो। हाँ, कभी कभी होता है हम लोग धुंधला देखते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है कि सामने बहुत ओस या कुआसा आ चुका है, बट फिर भी रात को जब सोने जाते देखो, मैनेजमेंट का बात आएगा तो विदाउट फिलोसफी हम लोग मैनेजमेंट समझ ही नहीं सकते। फिलोसफी इज ऑब्वियसली देयर। व्हाट इज द यूज ऑफ रनिंग इफ यू आर नॉट ऑन द राइट रोड? एक जर्मन प्रोवर्ब है कि व्हाट इज द यूज ऑफ रनिंग इफ यू आर नॉट ऑन द राइट रोड। अगर आप एक सही रोड पे नहीं हो तो फिर इतना भागने का क्या मतलब है? इफ यू डू नॉट नो वेयर यू कम फ्रॉम, you do not know where you stand, and if you do not know where you stand, you do not know where you go. Chinese proverb आप समझ रहे हो? If you do not know where you come from, you do not know where you stand. If you do not know where you stand, you do not know where you go. अगर आपको ये सब का पता नहीं है तो फिर आप कहाँ जा रहे हो भाई? कुछ तो पता करके चलो, या फिर ऐसे जाना है तो जा रहे हो। चाइनीज प्रोवर्ब है to run in a right road to reach your destination is strategy. सिंपल बात है, to run in a right road, सही रास्ता चुन के चलना, to reach your destination, उसी को कहते हैं strategy. I hope आप strategic management क्या है समझ पा रहे हो। This is all about strategic management. I hope समझ में आ रहा है। The run in a right road to reach your destination is strategy. आगे चलते हैं। However, कुछ perspective quote है यहाँ, कुछ कोड बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए भी। However beautiful the strategy, however beautiful the strategy, strategy कितना भी सुंदर क्यों ना हो, you should occasionally look at the results. मतलब आपको कभी कभी रिजल्ट्स पे occasionally देखना चाहिए, बीच बीच पे देखना चाहिए। ये बात सर विंस्टन चर्चिल का है। चर्चिल ब्रिटिश पीरियड में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था सर। इन्हीं के कहने पे बेसिकली इंडिया पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इनके अंडर पे ब्रिटिश लोग अपना जो एरा है सर, बहुत जोर का एरा लगाया था और बहुत अपना कॉलोनी लगा मतलब एस्टेब्लिश किया था। तो जो भी हो, तो विंस्टन चर्चिल का स्ट्रैटेजी बहुत लंबा था, तभी ना एक ब्रिटिश साम्राज्य जो है हम लोग कहते हैं कंपनी का टाइम, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक धीरे धीरे एक जगह को लेते हुए पूरा मतलब आधा से ज्यादा क्या पूरा दुनिया अपना राज बिछा दिया था।
तो कुछ तो स्ट्रैटेजी जरूर होगा, बहुत लंबा स्ट्रैटेजी था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हाउएवर ब्यूटीफुल दिस स्ट्रैटेजी यू शुड ऑकेशनली लुक एट द रिजल्ट्स। इसीलिए तो आईपीएल में वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बहुत वाइटल है। आईपीएल का जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट बहुत वाइटल है कि आप कितना भी सुंदर स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हो, बीच बीच में आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। डू नॉट रिपीट द टैक्टिक्स व्हिच हैव गेन्ड यू वन विक्ट्री। प्लीज आप बात को ध्यान से रखना, ठीक है। Do not repeat the tactics which have gained you one victory, but let your methods be regulated by the infinite variety of circumstances. Sun Tzu 490 BC Chinese military strategist थे। कुछ पॉइंट समझ में आ रहा है सर? Do not repeat the tactics which have gained you one victory. एक टैक्टिक्स में एक विक्ट्री पा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेम टैक्टिक्स यूज करके हर एक मैच जीत जाओगे। But let your methods be regulated by infinite variety of circumstances. कुछ समझ में आ रहा है? प्लीज बताइएगा। है दादा। T20 वर्ल्ड कप 2007 किसी को याद है आप लोगों में से? मतलब अंडर धोनीज कैप्टेंसी, बिकॉज ये सीरियसली बहुत ही लैंडमार्क सिचुएशन था इंडिया के लिए। अंडर धोनीज कैप्टेंसी में इंडिया को वर्ल्ड कप मिला था, T20 वर्ल्ड कप। एनी वन ऑफ यू कुछ याद है? आई डोंट नो आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में ही होंगे, बट याद है क्या? थोड़ा 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 थोड़ा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। धोनी ने एक बॉलर को लास्ट ओवर में यूज किया था, मतलब बॉलिंग करने के लिए। बॉलर का नाम है जोगिंदर शर्मा। ये बॉलर अभी हरियाणा पुलिस में डीजी है, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर है, ठीक है। हरियाणा पुलिस में अभी ये नौकरी करता है। नाम सुने हो क्या इनका आप लोग? लास्ट ओवर में करीब 12 रन के आसपास चाहिए था, तो धोनी के टीम पे बिग बॉलर था सर। जाहिर खान थे, ठीक है, आशीष नेहरा थे, जाहिर था, आशीष नेहरा था, मतलब देयर आर बिग नेम इन बॉलिंग बॉलर्स में। इरफान पठान थे, बट धोनी ने बॉल थामा था जोगिंदर शर्मा को, जो बस उसी T20 वर्ल्ड कप में ही कुछ मैच खेला था, वो भी हर एक मैच में नहीं। तो ऐसे एक अननोन बॉलर के हाथ में, जिनका मतलब कोई पुराना एक्सपीरियंस भी नहीं है मैच जिताने का, बहुत डर के ही बॉल कर रहा था। बट पॉइंट यही है कि बैट्समैन को पता नहीं था कि ये जोगिंदर शर्मा कैसा बॉलिंग करता है, और यही टैक्टिक्स धोनी को T20 वर्ल्ड कप का 2007 जिता दिया था। आप कुछ समझ पा रहे हो? पाकिस्तान के साथ फाइनल था, मतलब सीरियसली ये बहुत ही रोमांचक मैच था। और ये टैक्टिक्स क्या रोज हर एक मैच में फॉलो धोनी करेगा, किया है? तो क्या ऐसा टैक्टिक्स हमेशा काम किया है? ऐसा नहीं कि धोनी हमेशा सक्सेस लिया है, बट सक्सेस भी दिया है, फेलियर भी हुआ है, लेकिन क्या सेम टैक्टिक्स हमेशा यूज किया है सर? बताइएगा। ना दादा, नहीं किया है। बट ये टैक्टिक्स जोगिंदर शर्मा जैसा अननोन बॉलर T20 वर्ल्ड कप के 2007 वाला एडिशन में चल गया, तो क्या हर एक वर्ल्ड कप इंडिया ने जीत लिया? नहीं जीता। बट ऐसा उसका मतलब ये भी नहीं कि वो सेम टैक्टिक्स यूज किया। तो ये चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजी बहुत गजब का स्ट्रेटेजी बता रहा है sun tzu, ठीक है, कि भाई डू नॉट रिपीट द टैक्टिक्स व्हिच हैव गेन्ड यू वन विक्ट्री, बट लेट योर मेथड्स टू बी रेगुलेटेड बाय द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। अलग अलग सिचुएशंस पे आप कैसे बिहेव करते हो, इट्स अ बिग डील, इट्स अ बिग डील। मतलब हर एक सिचुएशंस के लिए आपका टैक्टिक्स चेंज भी हो जाना चाहिए, समय के साथ अपने आप को चेंज करना जरूरी भी होता है। सिमिलर टैक्टिक्स में कभी कभी मुश्किल हो जाएगा ना। तो एग्जैक्टली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बहुत वाइटल पॉइंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ कंपनीज है, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलमार्ट, सुभिक्षा एंड फ्यूचर ग्रुप? आई थिंक ये कंपनी के बारे में आप लोग सुने नहीं हो। ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी आ रहा था पर आ नहीं पाया, सुभिक्षा। वॉलमार्ट, फ्यूचर ग्रुप, इसके बारे में आप लोग बहुत सुने हो, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप मतलब अपना प्यारा सा बिग बाजार, जो आज के डेट में बहुत वाइटल पॉइंट है, बिकॉज बिग बाजार रिलायंस के पास बिक रहा है।
रिसेंटली अमेज़न ने बिग बाजार पे केस कर दिया सर, ये खबर है आप लोगों के पास? हाँ सर। क्यों केस किया, कोई आइडिया है किसी को? पब्लिक को मिसलीड करने का बोल के। एक्चुअली अमेज़न के साथ बिग बाजार का डील हो रहा था। अमेज़न के साथ पहले रिलायंस से पहले अमेज़न और बिग बाजार पे डील हो रहा था। तो बिग बाजार ने अमेज़न के साथ भी कुछ डील कर रहा था कि भाई हम लोग एक स्ट्रेटेजिक डील बनाएंगे बिजनेस को। एक्चुअली बिग बाजार का बिजनेस चेन तो बहुत बड़ा था, ऐसा बिजनेस चेन तो अमेज़न का भी नहीं है ना। तो इनका बिजनेस चेन को यूज करना था, बट बिग बाजार पे लोन बहुत हो गया था, करीब 30,000 करोड़ का लोन का बार्डन आ गया था। और किशोर बियानी जो बिग बाजार का ओनर है अभी भी, तो उन्होंने बोला था कि हम उनका लोन का बर्डन कम करना है, तो अमेज़न उस पर उनको कुछ हेल्प करता और बदले में अमेज़न को वो कुछ बेनिफिट देता। तो ऐसा बात चल रहा था, लेकिन अमेज़न और बिग बाजार पे बात बना नहीं। इन द मीन टाइम रिलायंस बीच में टपका, और रिलायंस के साथ क्या पता नहीं बिग बाजार को कुछ मैच हो गया सर, माइंड मैच हो गया, और वो रिलायंस को डील कंप्लीट कर दिया। तो अमेज़न का कहना है कि विदाउट इंटीमेटिंग और विदाउट प्रॉपर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन छोड़ के बिग बाजार ऐसा नहीं कर सकता है। तो ऐसा किसी कारण पे अमेज़न अभी बिग बाजार के ऊपर केस करके रखा है, और अभी देखा जाएगा कि रिलायंस और बिग बाजार का डील किस तरह से प्रॉपरली होता है। बट सीरियसली बिग बाजार अपना करीब 70 to 80% बिजनेस बेच रहा है रिलायंस को, बट अभी देखा जाएगा कि ये स्ट्रेटेजिक सिस्टम उनको कहाँ लेके जाता है। बट बिफोर दैट आज मेनली बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप का। 2004-5 से लेके 2015 तक इसका जो 10 साल इन्होंने जो रिटेल सेक्टर्स में अपना झंडा लहराया था ना, बहुत जोर का, उस पर बात करेंगे। वॉलमार्ट का भी स्ट्रेटेजी देखेंगे, सुभिक्षा किस तरह से आया और नहीं चल पाया, ये भी देखना है। चलो वॉलमार्ट का एक प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ वॉलमार्ट? सैम वॉल्टन स्टार्टेड इन द ईयर 1962। ये जिन्होंने बिजनेस बनाया था उनका नाम था वॉल्टन, दैट्स वाई नाम है वॉलमार्ट। मार्ट मींस यू ऑल नो, मार्केट से मार्ट लिया जाता है। सैम वॉल्टन 1962 में बनाया था। फॉर द फिस्कल ईयर एंडिंग, फिस्कल ईयर मतलब आप लोग जानते हो फाइनेंशियल ईयर, January 31, 2011, वॉलमार्ट रिपोर्टेड ए नेट इनकम ऑफ ₹15.4 billion on 422 billion of revenue with a 24.7% gross profit margin. नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका 3.78% है, ऑपरेटिंग मार्जिन 6.05% था, EBDIT 7.87% है, रिटर्न ऑन एवरेज एसेट 9.09 है परसेंटेज रिटर्न है, रिटर्न ऑन एवरेज इक्विटी 22% का इक्विटी रिटर्न है, एम्प्लॉइज 21 लाख का है। आज भी बहुत हाईफाई, मतलब ये डेटा थोड़ा पुराना है, लेकिन मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, ये 2011 का डेटा है। मैं बस आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 62 में चालू हो गई कंपनी, आपने आपको कैसे बिल्डअप किया। तो ये था कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, आप कुछ देख पा रहे हो, ये फाइनेंशियल्स है। अगर आप इसका रिसेंट फाइनेंशियल्स भी देखोगे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, बट मुझे अभी जरूरी नहीं है, बिकॉज यू ऑल नो अबाउट वॉलमार्ट। तो करेंटली मैं फाइनेंस का क्लास नहीं ले रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू शो कि आप देखो कि 62 में चालू होने के बाद कंपनी कैसे धीरे धीरे अपने आप को इस लेवल पे लेके आया। 21 लाख एम्प्लॉइज, इट्स नॉट अ जोक। एक प्राइवेट कंपनी वर्ल्ड बेसिस में 21 लाख एम्प्लॉइज को रिक्रूट करता है, इट्स नॉट अ जोक। इक्विटी रिटर्न 22% का एवरेज इक्विटी रिटर्न देता है, मतलब जो भी इक्विटी शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं 22% का रिटर्न जनरेट करके देता है, इट्स नॉट अ जोक। तो पॉइंट समझना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्या किया है कि बिजनेस का ये हुआ है, ऐसा इतना अच्छा हालत है। तो इसका वॉलमार्ट इज नोन फॉर व्हाट? इनका मैनेजमेंट का सबसे मेन थीम क्या है? इनका लोकेशन बड़ा मस्त होता है, इनका इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा मस्त होता है, लॉजिस्टिक में ये बहुत ध्यान देते हैं, मतलब किस तरह से अपना दुकान का प्रोडक्ट प्रॉपरली कस्टमर्स के घर तक, बिजनेस टू बिजनेस से कस्टमर के पास अच्छे से जाए। अपना ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो एम्प्लॉइज है उनका बड़ा अच्छा ख्याल रखता है। ह्यूमन रिसोर्स का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है, जिसमें कि क्या करते हैं, यू ऑल नो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आप लोग जानते हो ना सर, अकाउंट्स भी किए हो, ESOP मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी का शेयर मार्केट रेट से कम दाम में अपने एम्प्लॉय को देता है।
यू ऑल नो दिस थिंग्स, मुझे बताने का जरूरत नहीं है। बारकोड टेक्नोलॉजी, ये जो आप लोग बिग बाजार में बारकोड टेक्नोलॉजी देखे हो, बिग बाजार या कोई भी शॉपिंग मॉल में देखे होंगे, देखे हो ना? हाँ, नीचे बारकोड रहता है। हाँ, उस बारकोड में वो लोग टी करके एक आवाज करता है और फिर जाके प्रोडक्ट उनका बाहर निकलते हैं। और वो अगर आप बिना मतलब बारकोड लेके बाहर जाओगे तो सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट पे आप फंस जाओगे अगर बिना पेमेंट करके निकलोगे तो, है ना? हाँ सर। बारकोड एंड मैग्नेटिक एक टेप यूज करता है। तो ये जो टेक्निक है ना, ये एक्चुअली वॉलमार्ट ही दुनिया को सिखाया है। एक्चुअली सबसे पहले ये जो मॉल सिस्टम का बिजनेस है, बिग ब्रिक एंड मॉर्टर फॉर्मेट में बड़ा बड़ा मॉल का जो पैटर्न है, ये तो सबसे पहले दुनिया को वॉलमार्ट ने ही सिखाया। उसके बाद इंडिया में बिग बाजार ने चालू किया, बट बिग बाजार भी इंडिया में ये चीज नहीं सीखा था, एक दूसरा कंपनी है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, बारकोड टेक्नोलॉजी एंड चेकआउट स्कैनर्स, शिफ्टिंग अनसोल्ड स्टॉक, ये गजब पॉइंट है। जो स्टॉक अनसोल्ड रह जाता है उसको शिफ्ट करना होता है। नॉर्मल दुकानदार अनसोल्ड स्टॉक को लेके चिंता में पड़ जाते हैं, बट ये लोग अपना अनसोल्ड स्टॉक को एक गजब वे में शिफ्टिंग करता है। ये गजब स्ट्रेटेजी है। और एक स्ट्रेटेजी देखो वॉलमार्ट का, आप भी सोचोगे तो पूरा एकदम कनेक्ट कर लोगे। ईडीएलपी, ईडीएलपी मतलब एवरीडे लोअर प्राइस। ये किसका स्ट्रेटेजी आपने देखा? एवरीडे लोअर प्राइस किस, हाँ बोलो। बिग बाजार। एग्जैक्टली, बिग बाजार का स्ट्रेटेजी। बट ये स्ट्रेटेजी बिग बाजार का नहीं है, ये स्ट्रेटेजी तो स्टार्ट किया था वॉलमार्ट ने दुनिया में। कहा 1962 सर, और कहा बिग बाजार 2004-5 का टाइम पे आया। तो ह्यूज गैप टाइम, मतलब जिस टाइम पे वॉलमार्ट अपने आप को बना के बूढ़ा हो चुका है, उसके बाद बिग बाजार जैसा कंपनी इंडिया में आया है। तो पॉइंट है कि सिर्फ कोई छोटा बड़ा बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस इतना कहना चाहता हूं कि आप ये जो ईडीएलपी है, एवरीडे लोअर प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट यूज करके कस्टमर्स को खींचना, ये गजब का स्ट्रेटेजी है। लो प्राइसेस फ्रॉम सप्लायर्स, इंफॉर्मेशन टू सप्लायर्स। सप्लायर से अगर वो कम दाम में चीज ले सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, बल्क में लेता है, बल्क में लेता है, बल्क में लेता है सप्लायर से, तो ही जाके कस्टमर्स को सस्ता में दे सकता है। समझ में आ रहा है आपको? चीप अगर वो बल्क में उठाएगा, तो फिर ऑटोमेटिकली चीप रेट में देने का चांसेस है ना। तो ये उनका एक स्ट्रेटेजी है कि भाई लो प्राइसेस फ्रॉम सप्लायर्स, तो ऑटोमेटिकली वो सस्ता रेट में कस्टमर्स को भी दे सकता है। तो ये सब क्या है? क्या है सर? स्ट्रेटेजी है। ये वॉलमार्ट का स्ट्रेटेजी है। ये सब स्ट्रेटेजी कैसे लिया जाता है, टेक्निकलिटी क्या है सर, सब आगे आगे बताऊंगा। पहले स्टोरी क्लियर करना जरूरी है कि आप लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जब भी टेक्निकल टर्म पढ़ोगे ना, सिर्फ टेक्निकल टर्म पढ़ोगे तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप स्टोरी जानने के बाद उसको पढ़ो ना, तो आपको सुविधा होगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखो यहाँ पर वॉलमार्ट का, कि किस तरह से धीरे धीरे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ, टारगेट, कॉस्ट कंपनी का कैसे कम कर रहा है, फैमिली डॉलर कैसे कमा रहा है, एवरेज ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट मार्जिन, डिविडेंड ग्रोथ, सभी का एक ओवरऑल ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, पे आउट रेशियो, कैश पे आउट, शेयर बायबैक्स, करंट रेशियो, बुक वैल्यू, टोटल डेब्ट इक्विटी, 5 इयर्स एवरेज लो, करंट पीई, करंट पी, ये सब ऑब्वियसली फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल डेटा है। बस एक जस्ट मैंने दिया था। ये रिसेंट ट्रेंड का भी देखोगे तो आपको मैं बाद में बता दूंगा। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं शुभिक्षा। शुभिका ये क्या कंपनी है? रेटेड एज द टॉप द 50 फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस टू बी ऑब्जर्व्ड इन द वर्ल्ड। शुभिका 50 फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस पे ये अपने आप को जगह बनाया था। स्टार्टेड बाय आईआईटी आईआईएम ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनली मैनेज्ड। अजीम प्रेमजी विप्रो का जो ओनर है सर, विप्रो जिसने बनाया, मतलब विप्रो का जो विप्रो को सबसे मतलब लेवल में लेके गया, अजीम प्रेमजी इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशंस। रामा बीजपुराकर वाज इन द ब्रांड इन द बोर्ड, ये भी एक बहुत फेमस मैनेजमेंट गुरु थे। अल्टीमेटली लेफ्ट विद लॉस्ट ऑफ कोर्ट केसेस एंड ऑपरेशन आर क्लोज्ड अक्रॉस इंडिया। बहुत सारा कोर्ट केसेस और कुछ प्रॉब्लम के कारण बिजनेस बंद हो गया, बट 50 फर्स्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में से एक बन रहा था। ठीक है, ऐसा ही एक कंपनी के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। 2-3 कंपनी आप लोग जानते हो,
जैसे आप लोग जानते हो बिग बास्केट के बारे में आप लोग सुने होंगे, सुने हो या फिर Yes, sir. लिए होंगे। ग्रॉफर्स के बारे में भी सुने हो। हाँ तो जैसे ये बिग बास्केट और ग्रॉफर्स है ना, बिग बास्केट और ग्रॉफर्स जैसा और एक कंपनी सिमिलर टाइम पे बैंगलोर में उठ रहा था, ऐसा ही बिग करके बड़ा करके उठ रहा था। कंपनी का नाम था पेपर टैप, आई थिंक पीपर टैप नाम था, पता नहीं लोग नाम, आप बाद में ऑनलाइन पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये कंपनी भी ना फास्टेस्ट ग्रोइंग इस तरह का ऑनलाइन प्रोसेस में था, बट ये भी बंद पड़ गया। अच्छा, और एक कंपनी के बारे में, ये तो कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। और एक भी एक नाम यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पर, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, इनके साथ साथ स्नैपडील, और एक कंपनी का नाम बताओ, साउथ में बहुत चलता था, वो संदीप अग्रवाल उसका ओनर है, क्या नाम है बताओगे कोई? शॉप क्लूज है फ्लिपकार्ट, हाँ शॉप क्लूज, वेरी गुड, थैंक यू, वही मुझे नाम याद नहीं आ रहा। शॉप क्लूज, फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, शॉप क्लूज। इसमें शॉप क्लूज का बिजनेस में थोड़ा मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, नहीं तो वो कंपनी अच्छा कर रहा था, बट शॉप क्लूज का करंट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो गया। स्नैपडील का भी सिमिलरली, ये बेसिकली कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाया, बट अगेन स्नैपडील चल रहा है, स्नैपडील अभी भी चल रहा है अपने आप को। अगेन ये फ्लिपकार्ट के पास एक बार गया था बेचने के लिए, बट फ्लिपकार्ट स्नैपडील का वैल्यू को बहुत कम नाप रहा था, इसलिए स्नैपडील फ्लिपकार्ट को बेचा नहीं, समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली दोनों कंपनी, एक बैंगलोर में और एक नोएडा में, ये स्नैपडील नोएडा में बन रहा था, आई थिंक नोएडा या गुड़गांव साइड में होगा, और अमेजन तो आप लोग जानते हो, शॉपक्लूज भी बैंगलोर साउथ बेस्ड कंपनी है। तो लेकिन देखो अभी सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजन ही बिजनेस प्रॉपर लेवल में जा रहा है, इसका मतलब इनका मैनेजमेंट लेवल कुछ ऑब्वियसली, अमेजन अपने आप को तो बहुत पहले ही बनाया था, और फ्लिपकार्ट भी अपने आप को बनाया, तभी ना वॉलमार्ट आके फ्लिपकार्ट को लिया। आज वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग रखता है, एनी आइडिया? 83, 81 या 83%, 81 या 83, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, 78 था और 5% आई थिंक बढ़ गया। तो वॉलमार्ट आज फ्लिपकार्ट में 81% के आसपास स्टेक रखता है। जस्ट इमेजिन, जिस वॉलमार्ट के बारे में अभी वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट सबसे पहले तो देखा कि भाई इंडिया है तो बिग मार्केट, और दूसरा पॉइंट, वॉलमार्ट ने देखा कि ब्रिक मॉर्टर फॉर्मेट धीरे धीरे पुराना हो रहा है, ब्रिक मॉर्टर फॉर्मेट से वो अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया, और ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पे खुद को नहीं था, मतलब खुद तो उस मॉडल पे नहीं था ना। मतलब वॉलमार्ट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है जानते हो? Amazon. एग्जैक्टली, वॉलमार्ट पहले बना था, अमेजन बाद में बना, बट अमेजन का मॉडल जो ऑनलाइन मॉडल है, ये जेफ बेजोस आज वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन करेंटली, अमेजन का ओनर, आई थिंक यू ऑल नो। अब कोई रीच होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रीच क्यों है वो तो उसका रीजन तो समझना पड़ेगा ना। अमेजन में जेफ बेजोस ऑनलाइन मॉडल जो अपनाया, उस टाइम पे वॉलमार्ट ब्रिक मॉडल मॉडल अपनाया था, और अमेजन बाद में आके ऑनलाइन मॉडल अपनाया, और उसके थ्रू से वो पूरा वर्ल्ड में अपने आप को धीरे धीरे पहुंचा। बट वॉलमार्ट उस तरह से ब्रिक मॉडल सिस्टम से नहीं पहुंच पा रहा था, बिकॉज इसका स्क्वायर फीट का इतना भाड़ा हो रहा था जो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। इसको सुधारने के लिए बाद में उसने, इसके पास पैसा तो अच्छा खासा था, तो बाद में उसने फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज के साथ, या दूसरा और भी कंट्रीज में जहां कोई ऑनलाइन कंपनीज बन रहा था, उसको जाके वो होल्ड करके वो एक कंट्री को लिया। और इस बार का मैं बता दूं आपको, मतलब इस बार तो कोरोना काल का जो 2020 है, जो बिग बाजार या इसका जो भी ये चलता है ना, सेल चलता है, दिवाली सेल या बिग बिलियन डे, उसमें फ्लिपकार्ट अमेजन को इस बार क्रॉस किया है, रिसेंट डेटा बता रहा है। बिग बिलियन डे सेल या जो भी सेल होता है रिसेंट ट्रेंड में जो हुआ है, अमेजन से ज्यादा सेल फ्लिपकार्ट ने किया। तो ऑब्वियसली वॉलमार्ट का बैक है, दैट्स वाई कर पाया। अगर वॉलमार्ट का बैक ना होता तो फ्लिपकार्ट के लिए थोड़ा तो मुश्किल होता, मैं जितना समझता हूँ। बट अपने आपको बैक पाने के लिए भी ना, इन्वेस्टर्स पाने के लिए भी ना, बहुत अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। तो दैट्स वाई, तो किस तरह से सुबिका जैसे कंपनी, स्नैपडील, शॉपक्लूज जैसे कंपनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और
सुबी का तो बंद ही हो गया, पिपट टिप बंद हो गया, बट अब देखो जो रन कर पा रहा है उसका कुछ तो अलग बात है, कुछ तो स्ट्रेटेजिक लेवल में अपना डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल का है, जिसके कारण वो अपने आप को बना पा रहा है। स्टोरी अभी बहुत बाकी है, ध्यान से देखो। अब मैं आपको फ्यूचर ग्रुप के बारे में कुछ पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। फ्यूचर ग्रुप इन द सेंस यू ऑल नो, बिग बाजार का बात कर रहा हूं। फ्यूचर ग्रुप मतलब बिग बाजार। डू यू नो फ्रॉम वेयर द सीईओ ऑफ बिग बाजार गॉट हिज आइडिया? ये बिग बाजार का आइडिया इनको कहां से मिला था? इट इज फ्रॉम दी, ये जान लो सर, इट इज फ्रॉम सारावन स्टोर नहीं में स्टोर, ठीक है। सारावना स्टोर्स ऑपरेट्स ऑन ईडीएलपी मोड। ईडीएलपी मतलब एवरीडे लोअर प्राइस, एक छोटा सा स्टोर, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं। ईडीएलपी मतलब सिर्फ चेन्नई में ही उस टाइम पे कर रहा था, एवरीडे लोअर प्राइस वाला कॉन्सेप्ट, एंड एवरीवन गोज देयर फॉर लो प्राइसेस विद हाई क्वालिटी। हर कोई वहां जाना पसंद करता था, दाम कम है, हाई क्वालिटी है। ऐसा आपके मोहल्ला में भी आपको कोई ना कोई दुकान मिल जाएगा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट वाला, बट बिग बाजार को मिला था सारावना स्टोर से। इट हैज एन ऑन थाउजेंड्स ऑफ अक्रॉस इंडिया इन 70 सिटीज। इट फॉर्मेट्स इंक्लूड, जैसे कि बिग बाजार का बात कर रहा हूँ कि बिग बाजार का 70 से ज्यादा सिटी में अपना शॉप है। इट्स फॉर्मेट्स इंक्लूड पैंटालून्स, बिग बाजार, पैंटालून्स बाद में बिरला ने खरीद लिया सर, पैंटालून्स को बाद में लेटर बिरला परचेस, मतलब ये बेच दिया। पैंटालून्स भी फ्यूचर का ही था, मैं आपको बता दूं, आई थिंक यू ऑल नो, लेटर परचेस बाय बिरला, आदित्य बिरला। और रिसेंटली पैंटालून्स पे फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्टमेंट किया, पता है सर? रिसेंटली पैंटालून्स पे फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्टमेंट किया। फ्लिपकार्ट रिसेंटली बहुत बड़ा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया। मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। अच्छा, बिग बाजार क्या है? एक इंडियन हाइपर मार्केट चेन है। फूड बाजार विच इज अ सुपर मार्केट चेन, सेंट्रल विच इज अ चेन ऑफ डेस्टिनेशन मॉल, एंड ब्रांड फैक्ट्री। यू ऑल नो दिस थिंग्स, मुझे इसके बारे में बताने का जरूरत ही नहीं है। ब्लू स्काई, ऑल स्टार्स, सितारा, देयर आर लॉट्स ऑफ अलग अलग ब्रांड भी उन्होंने बनाया। एक किताब भी लिखा, रीड दिस हिज बुक। आप अगर ज्यादा जानना चाहोगे बिजनेस के बारे में फ्यूचर ग्रुप का, तो किशोर बियानी ने एक किताब भी लिखा है, इट हैपेंड इन इंडिया, ठीक है। ओके, फ्यूचर ग्रुप वर्सेस आदर्स का एक डेटा यहाँ पर 2010 वर्सेस 2009 के आसपास का डेटा है। सेलिंग स्पेस मतलब कितना जगह लेके कौन कितना सेल कर रहा है। पैंटालून्स का देखो 2009-10 के आसपास का टाइम है। पैंटालून्स मिलियन स्क्वायर फीट मतलब 1 मिलियन स्क्वायर फीट का पूरा ऑल ओवर इंडिया में इतना डिटेल्स में बिजनेस कर रहा था, ठीक है। 8, 9, 9, 10 में ये 8, 9 में 45 मिलियन स्क्वायर फीट था, और 9, 10 में ये 48 हो गया। मतलब कैसे इंक्रीज किया देखो। अगेन 1.72 सॉरी मैं थोड़ा ये बोल दिया, ये मिलियन है, और ये आपका जस्ट कितना स्टोर्स है, 48 स्टोर्स, ये 45 स्टोर्स था। सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री 17 से 25 कर दिया। 1.72 से 2.18 मिलियन स्क्वायर फीट, मतलब कितना बड़ा जगह लेके बिजनेस किया। ई जोन, यू नो दिस, 0.44 से 0.48, 34 से 36 में आ गया। होम टाउन 0.86 से 0.96, 8 से 10 में आ गया। एंड आदर्स में अगर आप देखो, और भी जो आदर्स है वो लोग 0.70 से 0.71 में पहुंचा। मतलब ये बिग बाजार के साथ ऑन दैट टाइम बाकी जो शोरूम बिजनेस कर रहा था उनके साथ इनका डिफरेंस है, ठीक है। बाकी 114 से 144 में पहुंचा, बट बिग बाजार का फ्यूचर ग्रुप का ऐसा ग्रोथ था, ठीक है। 2008, 9, 9, 10 का बात कर रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पर बिग बाजार का भी देख लो, 6.20 से 6.88, काफी बड़ा बिग बाजार का आप देख सकते हो यहाँ पर मिलियन स्क्वायर फीट में। 116 स्टोर से 132। फूड बाजार 43, 53। फेयर प्राइस बोल के एक 90 से 123। आदर का देखो आप 15 से 20 बढ़ा, 0.10 से 0.18। मतलब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो कि फ्यूचर ग्रुप अपना स्ट्रेटेजी बढ़ा के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करके किस तरह से 9, 10, 10, 11 का जो उनका सबसे बूम एरिया टाइम था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इनका इतना प्रॉपर था कि अपने आप को धीरे धीरे कैसे ग्रोथ कराया, ठीक है।
आपको मैं आगे आगे बताऊंगा कि कैसे किया है सब, इसके पीछे क्या करना पड़ता है, वही आपको मेन सीखना है। बिजनेस परफॉर्मेंस, फुटफॉल्स देख सकते हो क्या आप लोग यहाँ पर? हेलो, ये फुटफॉल्स है, मिलियंस फुटफॉल्स। 2007 में 115 मिलियन फुटफॉल्स था। क्या सर आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ओके, 115 मिलियन फुटफॉल्स था फ्यूचर ग्रुप में 2000, सॉरी थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, आई थिंक ये 2008 होगा, 9 10, हाँ 7 8 9 10, ठीक है। तो 8 में 163 मिलियन, 185, 2010 में 220 मिलियन का फुटफॉल करा, ठीक है। तो रिटेल स्पेस पे धीरे धीरे कैसे रिटेल स्पेस बढ़ा ये आपने देखा। स्टोर सेल्स का ग्रोथ कैसे बढ़ा, क्या क्या बिजनेस मेनली लिया था, होम, लाइफस्टाइल एंड वैल्यू। वैल्यू मतलब ग्रोसरीज का जो वैल्यू का पॉइंट है, तो होम, लाइफस्टाइल, इस तरह से अपने आप को धीरे धीरे, होम मतलब होम फर्निशिंग, जो होम टाउन का बिजनेस है होम फर्निशिंग में, लाइफस्टाइल मतलब कपड़ा वगैरह ये सब, जूता वगैरह, और वैल्यू में जो है मेनली फूड बाजार एंड ग्रोसरीज में वैल्यू में है। तो किस तरह से धीरे धीरे यहाँ पर आप देख सकते हो 63% होम बेस्ड, 60%, 61, 59, फिर इधर 27, 24 मतलब लाइफस्टाइल में 24, 25, फिर इधर 10% में था वैल्यू, फिर 16, फिर 16, फिर 15, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे अपने आप को अलग अलग स्पेस में लगाया और अलग अलग लेवल में अपने आप को बनाया। चलो ये तो आपको मैं कभी भी डेटा दिखा सकता हूँ, बट डेटा से पहले चलो मैं आपको लेके चलता हूँ इनका क्या क्या बिजनेस बिग बाजार ने अभी तक बहुत टॉप लेवल में बनाया। कोर रिटेल, एलाइड सर्विस एंड फाइनेंशियल सर्विस, ये सब बिजनेस बनाया। इसमें एक चीज बता दूं मैं आपको, ये फाइनेंशियल सर्विस में जो फ्यूचर जनरली है ये बिग बाजार सेल नहीं कर रहा है। फ्यूचर जनरली जो है ये रिसेंटली जो रिलायंस के साथ जो डील हुआ है उसमें फ्यूचर जनरली नहीं जा रहा है, फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स भी नहीं जा रहा है, ये फ्यूचर ये किशोर बियानी के साथ ही रह रहा है। आपको मैं बता दूं, ये फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस आर लेड थ्रू स्पेशलाइज्ड सब्सिडियरीज इन कंज्यूमर फाइनेंस, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं। अगर कोई भी बिग बाजार स्टोर में अभी भी जाओगे ना, इनका लोग आपको दिख जाएगा। एलाइड सर्विस में ये फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर अप्रूव एग्रो लिमिटेड, फ्यूचर बाजार एंड फ्यूचर मीडिया, ये अलग है, ये अलाइड सर्विस में है। मतलब अलाइड बिजनेस इन रिटेल सर्विस आर मेनली प्रेजेंट इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स, सोर्सिंग, रिटेल मीडिया एंड डिजिटल कॉमर्स के लिए, लेकिन उतना ज्यादा चल नहीं पाए, इसलिए आई थिंक आप लोग उतना ज्यादा इसके बारे में जानते भी नहीं हो। जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा जानते हो दैट इज वैल्यू बेसिस में बिग बाजार, फूड बाजार, फेयर प्राइस, ठीक है। एंड लाइफस्टाइल में पैंटलून्स, बाद में बेडला को बेच दिया था, सेंट्रल बिग बाजार का ही था, ई जोन बिग बाजार का ही था, एंड होम टाउन ये भी बिग बाजार का था। ये आप लोग जानते हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इफेक्टिव सही है के लिए जो मैं बता रहा हूँ? हाँ सर। हाँ एग्जैक्टली। तो रिटेल बिजनेस इन प्रेजेंट इन 4 कंजम्पशन कैटेगरीज, ये आप लोगों ने देख लिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एंड कंजम्पशन प्ले। ये वैल्यू एड बिजनेस को थोड़ा वैल्यू एडिशन के लिए बाद में कोशिश किया था, बट उतना ज्यादा चल नहीं पाया। एंड इंटरमीडिएरी प्ले, मतलब वो क्या है ना कि प्रोडक्ट लेगा तो प्रोडक्ट का इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जैसे आजकल फ्लिपकार्ट भी कर रहा है। फ्लिपकार्ट में अगर आप फोन वगैरह लेते हो तो फ्लिपकार्ट बोलते हैं 499 पे, क्या फ्लिपकार्ट दे रहा है, आप लोग देखा? मतलब वो फोन का इंश्योरेंस है, किसी ने किया क्या? ओके, नहीं किया। तो ये फ्लिपकार्ट जैसे कर रहा था वैसे सेम टू सेम इनका भी फ्यूचर जनरली और बड़ा है। फ्यूचर जनरली द बिग इंश्योरेंस चेन, प्राइवेट बिजनेस इंश्योरेंस कंपनीज में से एक है। तो धीरे धीरे बनाया फ्लिपकार्ट, तो अभी चालू किया है। तो एग्जैक्टली इस तरह से अपना बिजनेस मॉडल को एक के बाद एक स्ट्रेटेजी लेके बनाया था, एक के बाद एक स्ट्रेटेजी लेके। चलो सर, फ्यूचर ग्रोथ मैनेजमेंट विद माइथोलॉजी, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। मैं आपको बस इनके बारे में बताना चाहूंगा। ये है डॉक्टर देवदूत पट्टनायक, इज एन एथिस्ट टर्न माइथोलॉजिस्ट, मतलब ज्यादा भगवान पे विश्वास नहीं करने वाला था। भगवान या फिर जो भी ईश्वर, अल्लाह, जो भी जिनका है, जिन भी नाम से हम उनको बुलाते हैं, एथिस्ट थे, ज्यादा इस सब पे भरोसा नहीं करते थे, लेकिन बाद में माइथोलॉजिस्ट में टर्न हो चुके हैं। देवदूत पट्टनायक करेंटली
रिलायंस का भी कल्चरल सीईओ है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये फ्यूचर ग्रुप का भी कल्चरल ऑफिसर थे। तो चीफ बिलीफ ऑफिसर यहाँ पर नाम था इनका। ही इज द चीफ बिलीफ ऑफिसर एट फ्यूचर ग्रुप। इनका एक बहुत अच्छा किताब है, मतलब माई गीता बोल के, मैं भी पढ़ा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी मैंने बोला पढ़ने के लिए। तो इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि गीता पढ़ना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है, बट यहाँ पर इन्होंने ना थोड़ा मॉडर्न स्टाइल में, मतलब कोई धार्मिक स्टाइल में नहीं किया, मॉडर्न स्टाइल में सब एक एक कैरेक्टर को मतलब अपने डेली लाइफ के साथ जोड़ के एक छोटा सा पतला सा किताब बनाया, माई गीता बोल के, ठीक है। तो आप चाहो तो एज ए स्टोरी बुक जैसे कि पढ़ सकते हो, ठीक है, नॉट एज ए धार्मिक कुछ ऐसा नहीं है, बस इसको मॉडर्न अप्रोच से ताकि मैनेजमेंट पावर बिल्डअप किया जाए उसके ऊपर इन्होंने बनाया। मैंने काफी सारे स्टूडेंट को बोला था, किसी ने पढ़ा भी है, सीरियसली पढ़ा। तो ही इज द चीफ बिलीफ ऑफिसर एट फ्यूचर ग्रुप। He uses mythology to bring to life different aspects, ठीक है, मतलब जैसे कि वो पुराना जो भी रामायण महाभारत का जो कहानी है, जिसको हम लोग जो एक्चुअली हिस्ट्री है, बट उनको हम लोग माइथोलॉजी बोलते हैं बिकॉज हमें एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिलता, बिकॉज इट्स टू मच ओल्ड, बहुत पुराना है, आज से 5000 10,000 साल पुराना है, तो इसलिए इनका नाम माइथोलॉजी हो गया। बट इनका जो कैरेक्टर्स है, ठीक है, मैं इतना मानता हूँ कि किसी भी चीज के बारे में इतना बात नहीं होता है, मतलब जितना अगर सच्चाई नहीं होता है ना तो इतना ज्यादा उसके बारे में बातें नहीं चलता है। तो इसलिए मैं ज्यादा माइथोलॉजी नहीं मानता, मैं हिस्ट्री मानता हूँ इसको, जो भी हो। He uses mythology to bring to life different aspects of corporate life। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोग थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर ग्रुप लुक्स फॉर दुर्योधना जिनको महाभारत में एक बैड कैरेक्टर विलेन थे सर, ये महाभारत में, मैं आपको बता दूं, ये महाभारत में विलेन है। क्या पता है आप लोगों में से किसी को कि दुर्योधन का जो कैरेक्टर है वो महाभारत में विलेन का किरदार है? यस सर। जो कौरव है, मतलब 2 पांडव एंड कौरव, तो कौरव का जो एरिया है, जिनका 100 ब्रदर्स का कहानी आप लोगों ने शायद पढ़ा है, तो 100 ब्रदर्स में से जो सबसे बड़ा है वो दुर्योधना है, ठीक है। तो ये दुर्योधना पांडव के लिए सबसे खतरनाक थे, बिकॉज इन्हीं कारण मैक्सिमम खराबी होता था। बट यहाँ पर क्या बता रहा है बिजनेस पर्सपेक्टिव में देखना, मतलब फ्यूचर ग्रुप लुक्स फॉर दुर्योधना। क्यों? डेफिनेशन ऑफ दुर्योधना, दुर्योधना आर एम्प्लॉइज हु प्ले बाय द रूल्स, जो रूल मान के खेलता है बट उस इंटेंशंस एंड इंटीग्रिटी आर क्वेश्चनेबल। आप कुछ समझ में आ रहा है सर? दुर्योधन एक बहुत ही खराब कैरेक्टर था महाभारत में, तो कहना यह चाह रहा है कि दुर्योधना प्ले बाय रूल मान के ही काम करता है ऑफिस में, बट जिनका इंटीग्रिटी और इंटेंशन क्वेश्चनेबल है। तो ये बिग बाजार क्या करता था, फ्यूचर ग्रुप अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुर्योधन को ढूंढता था कि भाई ठीक है तुम काम बहुत अच्छे से करते हो, बट अगर तुम्हारा इंटेंशन और इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल है तो आप पे कार्रवाई होगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हेलो सर, समझ में आ रहा है? यस सर। 1990s के से लेके 2000 तक का इंडियन क्रिकेट टीम अगर आप लोगों ने देखा तो उस टाइम पे इंडिया ना बहुत अच्छा प्लेयर था इंडिया में, बट बेसिकली एथिक्स चेक कर रहा है ना, मतलब। हाँ बोलो। बेसिकली एम्प्लॉइज का एथिक्स चेक कर रहा है, मतलब कंपनी के प्रति कितना वो है। मतलब कौन, मतलब सपोज तुम बहुत अच्छा काम करते हो, मतलब यू रूल बाय द, मतलब एम्प्लॉइज हु प्ले बाय द रूल्स, मतलब सब कुछ ठीक ठाक करते हो आप टाइम पे काम करते हो, बट आपका इंटीग्रिटी और इंटेंशन आपका सही नहीं, इंटेंशन अच्छा नहीं है, मतलब कंपनी के प्रति प्यार भी नहीं है, और आप भड़काना चाहते हो, यूनियन बाजी करना चाहते हो, सैलरी ज्यादा पाने के लिए कुछ भी भड़काते हो लोगों को, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, मतलब आपका मनसा सही नहीं है। तो ये फाइंड आउट करता था, दुर्योधन फाइंड आउट करता था। तो जैसे इंडियन क्रिकेट में भी ऐसा हुआ है, आप लोग जानते हो, हजारों दिन के कैप्टनसी के टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम में किस तरह से बुकी वगैरह आके पूरा इंडियन क्रिकेट को खराब कर दिया था। और उस टाइम पे सौरभ गांगुली, इसलिए इतना ज्यादा तारीफ होता है इनका, बिकॉज सौरभ गांगुली जब इंडियन टीम पे आया था तो कैप्टन बना था, उस टाइम पे इंडियन टीम कंप्लीटली इस तरह का बेटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा, मतलब पैसा खा के मैच को हराता था। आप समझ रहे हो? मतलब दे आर प्ले बाय द रूल्स बट हुज इंटेंसिटी एंड इंटीग्रिटी आर क्वेश्चनेबल। कुछ नाम है, मैं यहाँ पर ले भी सकता हूँ आप लोगों के साथ,
उनको प्रॉब्लम में भी डाला गया था, मोहम्मद अजहरुद्दीन, यार और भी प्लेयर्स थे, ठीक है, जिनके इंटीग्रिटी एंड कोई इंटेंशंस पे उस टाइम पे सवाल उठा था। और सच में इंडियन क्रिकेट बहुत खराब सिचुएशन, विनोद कामली थे, सिचुएशन सीरियसली बहुत खराब हुआ था। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अलग अलग मैटर्स। इवन रिसेंट ट्रेंड में श्रीशांत भी थे, उनके ऊपर भी आईपीएल में और भी कुछ छोटा छोटा प्लेयर्स था, मतलब जो अब हाल ही में उठा था, थोड़ा पैसा के लिए कुछ भी कर रहा था। तो एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर इंटीग्रिटी और इंटेंशंस का सवाल आ जाए तो उनको महाभारत के दुर्योधन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बिकॉज दुर्योधन थे बहुत पावरफुल, प्ले बाय रूल ही खेलते थे, बट मतलब उनका इंटेंशंस बहुत गंदा होता था। कोई बात नहीं सर, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मैनेजमेंट पावर के लिए है। अच्छा, ऑब्जर्व दिस स्लाइड। अच्छा, यू नीड टू बी फैमिलियर विद गीता। चलो थोड़ा बहुत गीता के साथ मैं फैमिलियर कर रहा हूँ आपको। फोकस इज डू योर वर्क। जैसे आप लोग थोड़ा बहुत सुने होंगे श्री कृष्णा गीता में जब भी कोई किसी भी मैटर पे बोलता है तो इट फोकस इज टू डू योर वर्क और धर्मा। डू योर वर्क और धर्मा, मतलब धर्मा का मतलब क्या, व्हाट इज द धर्म, मतलब हम लोग बोलते हैं ना आपका धर्म क्या है, अरे धर्म कुछ नहीं होता, धर्म मतलब आप जो करते हो वही आपका धर्म है, ठीक है, सिंपल। जो आप करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म है स्टूडेंटशिप, दैट इज योर धर्मा, ठीक है। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट, तो यही तो कहता है गीता का सार है, ठीक है। एक सिंपल चीज कहूंगा आप लोगों को, मैं हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, अगर मेरा स्पेलिंग रॉन्ग होता होगा तो मुझे बताइएगा, बिकॉज आई एम नॉट वेरी रेगुलर यूज ऑफ हिंदी। क्या ये गीता स्पेलिंग मैंने सही लिखा? बहुत ऊपर लिखा है सर, थोड़ा नीचे लिखो ना। नीचे लिखूं? अच्छा, छोटी ई की मात्रा आएगी शायद, छोटी ई, हाँ मतलब इधर से होगा। हाँ शायद, मेरे को भी कंफर्म नहीं। मुझे लगता है मैं सही लिखा था। ओके, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर चलो हिंदी में इंग्लिश में लिखते हैं, गीता अगर मैं आप इसको उल्टा करो तो क्या होता है, गीता को उल्टा पढ़ो ना प्लीज, क्या होता है? त्यागी, त्यागी त्यागी होता है कि नहीं होता? हाँ, तो गीता का एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है, त्याग करना, ठीक है। मतलब आपको त्याग करना मतलब बेसिकली आप अपना कर्म किए जाओ बट फल की आशा ना करो। तो ये गजब का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अपना काम करो, ज्यादा टू मच क्या होगा उसके बारे में सोच के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। बट इसी में पब्लिक फंस जाते हैं कि हम लोग, कोई भी इंसान, मतलब कोई भी इंसान मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यही सोचते कि भी क्या होगा, क्या होगा सोचने ही दिक्कत हो जाता है। इससे अच्छा है कि काम करो, देखो फ्रूट मिल जाएगा। तो यही कहता है, इट इज समथिंग क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट इकोनॉमिक्स। प्लीज, मैं सीरियसली, ये कोई रिलीजियस का क्लास नहीं है, मैं बस आपको एज पर देवदूत पट्टनायक जो फ्यूचर का और रिलायंस का चीफ कल्चरल ऑफिसर है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव में ही आपको ये चीज बता रहा हूँ। इट इज समथिंग क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट इकोनॉमिक्स। मार्केट इकोनॉमिक्स ऑलवेज एक्सपेक्टेशन से चलता है, बट गीता कहता है डू योर वर्क एंड डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। अब यही तो प्रॉब्लम है, हाउ डज इट वर्क इन इंडिया विद ग्लोबलाइजेशंस? It worked wonder for future groups. The concept of dharma does have its roots in caste system. ये कास्ट सिस्टम जो हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा, ये कास्ट सिस्टम, ये कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई उससे भी नीचे है, कोई दलित है, कोई अपर कास्ट है, ये हम लोग आज भी देखते हैं। स्पेशली इंडियन कास्ट सिस्टम अगर हम लोग आज भी देखें तो स्टिल यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है, ठीक है। एमपी में, हर एक स्टेट में नहीं है, बंगाल में इतना भी ज्यादा नहीं है, बंगाल में है थोड़ा बहुत है, नॉट बहुत ज्यादा। मतलब ये जो छुआछूत का जो प्रॉब्लम है ना, ये धर्मा का कॉन्सेप्ट से ही बोला गया था। तो ये इसको ना समझ नहीं पाए, सीरियसली इसको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, मे बी टाइम टू टाइम मैटर के बारे में थोड़ा एजुकेशनल कल्चर प्रॉपरली फॉलो नहीं हुआ। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है विद्युत पट्टनायक साहब, द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा डज हैव इट्स रूट्स इन कास्ट, फॉर टाइम बिंग वी शुड सस्पेंड इट्स पेनफुल इम्पैक्ट। वी ऑल नो इससे क्या पेनफुल इम्पैक्ट हुआ है, ये कास्ट सिस्टम्स के कारण ब्राह्मण किस तरह से सबके ऊपर शोषण किया है, फिर क्षत्रिय लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है अपनी तरफ से। पावर जिसको मिला है वो हमेशा
डोमिनेट किया है अगले को, ठीक है, चाहे कास्ट सिस्टम रहे ना रहे, बट ये पावर और जो मतलब आपसे सुपीरियर जो है, आपसे नीचे जो है, उसको हमेशा लूटा है। तो ये कास्ट सिस्टम और धर्मा के कारण थोड़ा इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम तो देखा हम लोगों ने। However, the concept of dharma has many good aspects and it has been accepted in future group. Future group ने क्या किया देखो, ये आप देख सकते हो महाभारत में श्री कृष्णा, ये कृष्णा है, कृष्ण भगवान, और ये अर्जुना है। तो अर्जुना किस तरह से श्री कृष्ण को फॉलो कर रहा था और उसका टीचिंग्स देख रहा था कि भाई काम तू करे जा, बिकॉज जो करवाना है वो तो मैं ही करूंगा। वो उसने आपका अपना विश्व रूप दिखाया था। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मतलब गजब का एक पॉइंट है, समझने वाला बात है, बट ठीक है, अभी मैं आपको बस समझाना चाहूंगा थोड़ा सा एज पर कॉर्पोरेट पैटर्न, हाउ टू एंश्राइन द कस्टमर्स एज गॉड्स। अब क्यों कस्टमर्स को गॉड की तरह ट्रीट करना है? सम ऑफ देम आर इंटरनलाइज्ड इन इंडियन साइकी। अतिथि देवो भव, आई थिंक यू नो दिस वर्ड्स, इज द संस्कृत वर्ड्स, द संस्कृत टर्म्स। अतिथि देवो भव, गेस्ट इज द गॉड, ये इंडियन कल्चर है जो आज शायद हम लोग भूल चुके हैं, और इसको मिसयूज करके अपना प्रॉफिट करके ब्रिटिश मुगल सबको घुसा घुसा के इंडिया को कंप्लीटली मार चुके हैं, बट इसका एक्चुअल मतलब भूल गए। अतिथि देवो मतलब अतिथि आएगा, अतिथि देवता है, बट अतिथि अगर अपने सर पे चढ़ेगा तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हटाना चाहिए ना। बट क्या है ना, अतिथि को हम लोग सर पे चढ़ा के बैठा दिए, तभी तो ब्रिटिश ने 200 साल और मुगल ने 400-300 साल मतलब इस तरह से 500-700 साल तो इधर ही बीत गया सर। और फिर आज हम लोग चिंता कर रहे क्या होगा, टाइम तो काफी निकल गया है, अब सुधारना पड़ेगा। अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव मतलब कि द पर्सन हु गिव्स फूड शुड ऑलवेज बी ग्रेट। जो आपको खाना देता है, चाहे आपका पिता माता दे, चाहे मतलब जिसके थ्रू से आपको खाना मिलता है, हमेशा उनके प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए, ठीक है। जो काम करके आपको खाना मिलता है, आपको अपने उस काम के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। ये तो हम लोग करते भी हैं, ये हर एक रिलीजन सिखाता है। ये चाहे आप इस्लाम फॉलो करो, चाहे आप बुद्धिज्म फॉलो करो, चाहे आप हिंदुइज्म फॉलो करो, मैं देखा हूं सर, हर एक धर्म के साथ मैं थोड़ा बहुत कनेक्शन रखा हूं, ये चीज सभी कोई सिखाता है। और अतिथि देवो भव कॉन्सेप्ट भी बहुत सारा धर्म में है, ऐसा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, गेस्ट इज द गॉड एंड द पर्सन हु गिव्स फूड शुड ऑलवेज बी ग्रेट, थिंक ऑन दिस लाइन्स एंड गिव योर आइडियाज। अब इसको कैसे फॉलो किया गया? रिटेल इज आवर रिलीजियन, रिटेल इज आवर रिलीजियन। रिटेल मतलब आप समझ पा रहे हो ना सब, मतलब जिस चीज का बिग बाजार बिजनेस करता है, हर चीज का रिटेल बिजनेस, चाहे वो कपड़ा हो, खाना हो, फूड हो। सर प्लीज टेल मी, कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ज्योति, रोशनी, डिंकी, हो रहा है कनेक्शन? हाँ दादा। हाँ सर। हाँ सर। रिटेल इज आवर रिलीजियन एंड कस्टमर्स आर आवर गॉड्स। अगर रिटेल मेरा धर्म है, मतलब मेरा काम क्या है, बिग बाजार का काम क्या है, किशोर बियानी का, किशोर बियानी का काम है कि भाई रिटेल करना मेरा धर्म है, ये उसका धर्म है, दिस इज हिज रिलीजन, एंड कस्टमर्स उसका गॉड है। द स्टोर्स आर आवर टेम्पल्स, मतलब जो दुकानें हैं, जो बड़े बड़े मॉल है, वो उनका टेम्पल्स है। इन एवरी टेम्पल देयर आर रिचुअल्स, हर टेम्पल्स का अपना रिचुअल्स होता है, देयर आर कस्टम्स, अपना प्रथा होता है। वी हैव टू एंश्राइन कस्टमर्स एज आवर गॉड्स इन आवर माइंड्स। देवदूत विल डीप इनटू, देवदूत मतलब देवदूत पट्टनायक, जो मैं जिनके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, will deep into Indian mythology and help us create these rituals. ये किशोर बियानी को इस तरह का रिचुअल्स फॉलो करने में समझाया। Symbols and vocabulary, says बियानी, who is in his own words. Symbols and vocabulary, जो बियानी कहता है in his own words, is a borderline atheist। मतलब बियानी कहता है कि वो एक borderline atheist है, मतलब बियानी भी उतना ज्यादा भगवान प्रेमी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम रेगुलर पूजा पाठ करते हैं, नॉट लाइक दैट, बस सिंपल, हाँ बॉर्डर लाइन। मतलब मैं भी कुछ इसी तरह का हूँ, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, बहुत पूजा अच्छा नहीं करता, बट हाँ मानता हूँ अपने मन में कि हाँ जो भी सुप्रीम पावर है तो मैं मानता हूँ। Who has neither prayed since his early teens nor visited a temple। नहीं, मैं इतना खराब नहीं हूँ, मैं टेम्पल विजिट करता हूँ, बट ऐसे ही विजिट करता हूँ, बहुत ज्यादा मन में प्रेम भाव लेके नहीं जाता, बस शांति के लिए जाता हूँ, अपने मन में अच्छा लगता है। But that does not stop him from understanding or harvesting the power of mythology in a country where there is a auspicious time, method and place for doing everything। जैसे कि हमारे कंट्रीज में कोई भी धर्म ले लो, बार बार बताऊंगा,
उठने का टाइम होता है, वेकिंग आपका टाइम है कि नहीं है, मतलब कौन सा टाइम में उठना सही होता है, यू ऑल नो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर बताना प्लीज कि सुबह उठने का टाइम एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मतलब ऑस्पिशियस टाइम क्या, 5:30 मतलब के 5 से 5:30 है ना, हाँ ब्रह्म मुहूर्त, मतलब जिस टाइम पे, जिसको हम लोग उषा भी कहते हैं, मतलब रात और मतलब भोर के बीच में, मतलब रात और सुबह के बीच में, भोर वाला जिसको हम लोग, सूर्योदय से पहले सूर्योदय देखना चाहिए। एग्जैक्टली, भोर वेला जिसको हम लोग कहते हैं। बाथिंग का भी टाइम होना चाहिए, सुबह सुबह नहाना चाहिए। हम लोग क्या, कोई कोई क्या करते हैं, बहुत बाद में नहाते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। शादी का भी टाइम होता है और मरने का भी रिचुअल्स होता है। ये हमारा कंट्री है जिसमें वेकिंग आपका टाइम है, बथिंग का टाइम है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखो, उनका किसी भी चीज का कोई टाइम नहीं होता। उनका शादी तो साल में 2 बार 3 बार हो जाता है ब्रेकअप और शादी में कोई फर्क भी नहीं होता, दोस्ती और शादी में भी कोई फर्क नहीं है, मतलब आई डोंट नो, वो लोग बहुत फ्री है। कभी कभी अच्छा भी लगता है, बट सीरियसली डिसिप्लिन नहीं है तो मैं उनको छोटा नहीं करना चाहूंगा, बट एक कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ वेकिंग आपका टाइम है, बाथिंग का टाइम है, मैरिंग का टाइम है, डाइंग का भी टाइम है। हर चीज का एक ऑस्पिशियसनेस होता है। मरने के बाद भी एक ऑस्पिशियस मैटर होते हैं, श्राद्ध करते हैं हम लोग, सबको ही अपने अपने रिचुअल्स के हिसाब से करते हैं। तो वी हैव अ कल्चर, ठीक है, जो हमारे लिए है। तो अब पॉइंट क्या है सर, पॉइंट क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी ना इस तरह का टाइम बनाना चाहिए। ओके, मैनेजर इज नोन एज कर्ता, मैनेजर इज नोन एज कर्ता। अब लोग कर्ता बात टैक्स में पढ़े हो ना, हाँ सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर सिख, बुद्धिस्ट, जैन सभी को लिया जाता है, बिकॉज दे ऑल आर इंडियन, ठीक है। अब नाम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बस ये तो रखा गया है, बट सिख, बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म, ये सारा का सारा जो भी रिलीजियस फॉलो होता है, ये सब इंडिया का ही है, ठीक है। इसलिए इनको भी HUF के अंदर लिया जाता है, बस इस्लाम को नहीं लिया जाता, बिकॉज इस्लाम इंडिया में बॉर्न नहीं हुआ है, दैट्स वाई। तो कल्चर मैच नहीं करता, फैमिली कल्चर मैच नहीं करता। जैनी फैमिली का कल्चर, बुद्धि फैमिलीज का कल्चर, सिख फैमिलीज का कल्चर, मतलब वो जिस तरह से अपने आप को बताते हैं, समझाते हैं, आपको कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा। बट इस्लाम का कल्चर डिफरेंट है, बिकॉज ये अलग कंट्री में जन्म लिया है। तो इसलिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में कर्ता वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो इस्लाम वाला कॉन्सेप्ट में एज सच इंडिया में तो है सर, बाहर वाला कंट्रीज में नहीं है। इंडिया में तो मैं भी देखा हूँ, मुस्लिम फैमिलीज में भी कर्ता पैटर्न फॉलो होता है, बट क्या है, एज पर उनका कस्टम्स लॉ को थोड़ा इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए ये चीज फॉलो किया गया। ओके, तो अल्टीमेटली क्या बात है देखो, तो कर्ता इन संस्कृत मीन्स क्रिएटर ऑफ और द हेड ऑफ द फैमिली। एवरी टाइम समबडी इज हायर्ड टू हेड अ फ्यूचर ग्रुप स्टोर, मतलब क्या होगा कि फ्यूचर ग्रुप स्टोर के कोई मैनेजर होगा, ही और सी इज एनोयड एज ए कर्ता, जो भी उस मतलब स्टोर को हायर करेगा या फिर स्टोर में मेन होगा, दैट डज नॉट जस्ट ट्रांसलेट टू अ फैंसी डेजिग्नेशन, मतलब ये सिर्फ कोई डेजिग्नेशन नहीं है, मतलब जो मैनेजर होगा वो सच में उस कंपनी का ओनर जैसा काम करेगा, मतलब स्टोर का ओनर जैसा। एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, बिग बाजार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, बन जाओ बियानी, नाम सुने हो क्या मेरे से पहले? नहीं। मतलब किशोर बियानी कंपनी का ओनर है, तो हर कोई किशोर बियानी जैसा काम करेगा, मतलब जो स्टोर का जो मैनेजर होगा बेसिकली वही उस स्टोर का कर्ता होगा, और उसका डिसीजन ही स्टोर का डिसीजन होगा, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कंपनी उस कर्ता के अंडर पे करेगा, किशोर बियानी के अंडर पे नहीं। मतलब सबको एक सीरियसली पावर देना। इट्स मच मोर वी सीट द कर्ता ऑन ए चेयर एंड ऑल द एम्प्लॉय स्टैंड्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। और क्या कोई रेक्टेंगुलर विजिटिंग कार्ड में कि ही इज द हेड ऑफ द मैनेजर, ऐसा नहीं है। मतलब सीरियसली कर्ता, मतलब जैसे सीरियसली जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो ठीक जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, एग्जैक्टली वैसा। नॉट लाइक कि जैसे करता है so उसके नीचे बैठ जाओ या उनके सामने खड़ा हो जाओ, या फिर एक विजिटिंग कार्ड में लिख दो कि ही इज द हेड ऑफ दिस और हेड ऑफ दोस। नॉट जस्ट दैट, इट्स बियॉन्ड दैट, बिकॉज कर्ता का रियल मतलब होता है क्रिएटर, कर्ता का रियल मतलब होता है क्रिएटर। तो इस पैटर्न को फॉलो करके हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पावर दिया गया।
Around him, his family's members, wives, siblings, and parents are invited into the ceremony. His boss reads him out his duties as karta, which is to ensure the welfare and happiness of employees and customers. मतलब ये किया जाता था, जो भी कर्ता बनाया जाता था, उनके फैमिली मेंबर्स, वाइफ, सिबलिंग, सबको बुलाया जाता था, सबके सामने उनको सम्मान, रेस्पेक्ट मिलता था. जैसे संजय जोग चीफ पीपल ऑफिसर थे फ्यूचर ग्रुप का, उनके साथ ऐसा हुआ था. It just aligns the mind of the person who has all these aspects ingrained in him. एक क्वेश्चन है, do we have neurological basis for this? क्या इसके ऊपर डिपेंड करके हमारा न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट चेंज होता है? हाँ, होता है. एक किताब है हैबिट, द 95% ऑफ बिहेवियर मार्केटर्स इग्नोर्स, चाहो तो पढ़ सकते हो. हैबिट, ये 95% ऑफ बिहेवियर जो बिजनेसमैन या मार्केटर्स इग्नोर कर देते हैं. ओके सर, आप लोगों को लग रहा है सर कहानी कब तक चलेगा? सर कहानी नहीं चल रहा है, एक्चुअल में पढ़ाई चल रहा है. दे डोनालाइज द रिटेलिंग इन इंडिया. एग्जाम्पल, नो वुमेन इन नॉर्थ. एक गजब का पॉइंट है, देखो सर, प्लीज बहुत इंटरेस्टिंग. नो वुमेन इन नॉर्थ इंडिया लाइक्स अ पर्सन टू पुट साड़ी ऑन हर शोल्डर टू सी हरसेल्फ इन द मिरर. पॉइंट कुछ समझ में आ रहा है? नॉर्दर्न इंडियन कल्चर में कोई भी औरत में अगर कोई दूसरा पर्सन, मतलब उनका हस्बैंड छोड़ के कोई और, जैसे कि दुकान में अगर कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, दुकानदार क्या करते हैं कि वो कपड़ा का जो होता है ना, वो बोलते हैं कि दीदी एक बार शोल्डर्स पे लेके देखिए तो अच्छा लगेगा. तो नॉर्थ इंडिया में ये पसंद नहीं करता कि कोई दूसरा पर्सन, एनी अदर मैन, शोल्डर पे साड़ी रखे और वो चीज वो आईने में देखे. However, it will be customer delight in Tamil Nadu for a woman to see the sari being put on her shoulders. Same country, two strategies to meet customer needs. Please tell me, समझ में कुछ आ रहा है? हाँ सर, कस्टमर के हिसाब से बिहेव करो. कस्टमर के हिसाब से बिहेव करो, ठीक है. स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मतलब जैसा लोगों का कल्चर होगा, मतलब देखो यहाँ पर दोनों पार्ट ऑफ इंडिया में कल्चर अलग हो गए. नॉर्दर्न पार्ट में औरत का सोच एक है, साउदर्न पार्ट में औरत का सोच दूसरा है. तो उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी को भी अपना स्ट्रेटेजी बना लेना चाहिए, बिकॉज कस्टमर डिलाइट इज बहुत इंपॉर्टेंट. कैन यू इमेजिन सिंगल लार्जेस्ट रिटेल स्टोर इन द वर्ल्ड टू हैव हाईएस्ट टर्नओवर? एक कंपनी है, इट इज ननली सिल्क. मैं आपको इसके बारे में कभी बताऊंगा. ननली सिल्क एक सिंगल लार्जेस्ट रिटेल स्टोर है जो वर्ल्ड में हाईएस्ट टर्नओवर दिया है. जैसे हम लोग बहुत सारा मतलब ब्रांच है, बहुत टर्नओवर दिया है, ऐसे एक कंपनी है ननली सिल्क जिसका एक ही स्टोर है और वो वर्ल्ड का हाईएस्ट टर्नओवर दिया है. ननली सिल्क, बाद में बात करूंगा इसके ऊपर. The success of Future Group is substituting process with intuition and culture. Please point to be noted. Biyani has great intuition about the intuitive sense of India. What I have is a vocabulary. उसके पास जो है वो है vocabulary. मतलब we clicked because our understanding of Indianness matched. मतलब वो हम तभी क्लिक कर सकते हैं किसी चीज पे जब उसके साथ हमारा इंडियननेस मतलब भारतीयता, मतलब भाई देश क्या सोचते हैं, उसके साथ मैचिंग होना बहुत जरूरी है. ऐसा नहीं कि फॉरेन कल्चर को ज्यादा इनकलकेट करोगे ना तो बिजनेस मुश्किल हो जाएगा. Says Pattanaik, who believes that Indian businesses are apping the West by putting too much emphasis on process. जैसे फॉरेनर्स क्या करते हैं, इंडिया में बिजनेस करने के टाइम पे ज्यादा प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, और उसी चीज अगर इंडियन कंपनी भी अपने इंडिया के अंदर प्रोसेस को फॉलो करेगा तो मुश्किल हो जाएगा. प्रोसेस ओवर इंट्यूशन एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करेगा तो मुश्किल हो जाएगा. बिकॉज You cannot standardize a smile. अब बात समझ पा रहे हो? You cannot standardize a smile. दुनिया भर में सभी लोगों का स्माइल को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो? मतलब ब्रिटिश क्यों हंसता है और इंडियन क्यों हंसता है? क्या दोनों का हंसने का रीजन सेम हो सकता है? मतलब ब्रिटिश को जिसमें जॉय मिलता है, क्या इंडियन को सेम रीजन पे जॉय मिलेगा? क्वेश्चन ऑफ द डे. स्माइल को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. सब अलग अलग रीजन होता है, सब अलग अलग. इवन अब इंडिया कंट्री के अंदर भी अगर आप देखो ना
सबका हंसने का अलग रीजन है। जैसे बंगाली दुर्गा पूजा में जितना, क्या नॉन बंगाली उतना हंसता है क्या? ना। ऑब्वियसली नहीं। दूसरा लोग भी दुर्गा पूजा करते हैं, नॉन बंगालीज भी दुर्गा पूजा करते हैं, पूरा ऑल ओवर इंडिया में दुर्गा पूजा होता है। बट दुर्गा पूजा को लेके बंगालीज का जो इमोशंस है, उनके मन में दुर्गा पूजा आएगा आएगा करके जो वो लोग उछालते हैं, कूदते हैं, वो शायद बाकी इंडिया नहीं करता। सिमिलरली गणेश पूजा को लेके मराठी जो करते हैं, क्या बाकी इंडिया करते हैं? नहीं। अगर आप साउथ में देखो तो पोंगल में वो लोग जो करता है, या अगर आप पंजाब में देखो बैसाखी में वो लोग जो करते हैं, ठीक है, आई डोंट थिंक कि बाकी चीज में करते हैं। तो एग्जैक्टली पोंगल हो, बैसाखी हो, गणेश पूजा हो, सबका हंसने का अपना अपना रीजन है। तो आप कभी भी स्माइल को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली इंट्यूशन एंड कल्चर पे ज्यादा जोर दिया है बियानी ने, ना कि प्रोसेस पे। ऐसा नहीं कि दुकान खोल दिया, नहीं सर, कल्चर पे ध्यान देके बिजनेस करना बहुत जरूरी है। इवन अगर आप आज के डेट में फ्लिपकार्ट अमेजन को भी देखोगे ना, वो भी ना प्रोसेस से ज्यादा कल्चर पे ही ध्यान दे रहा है। अब ऐप ओपन करके देखना किस तरह का कल्चरल पैटर्न को सामने रखता है, आपको मैं अभी दिखा सकता हूं। जस्ट एक बार मैं आपको चलो अमेजन पे चलते हैं। अमेजन एक फॉरेन कंपनी है, टोटली फॉरेन है। फिर भी फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट आया तो क्या हुआ, बट देखो, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, सॉफ्ट फेस्टिव डिलाइट डील्स। अब इनको देखो, आप इनको कल्चर पे कैसे देखो, कल्चर पे किस तरह से ये लोग काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिवाली ऑफर, दिवाली बम्पर, हाँ मैं वही ढूंढ रहा हूँ। ये देखो, देखो कपड़ा का इमेज भी दे रहा है ऐसा कि फेस्टिव वेयर है सब। तो ऐसा नहीं कि फेस्टिव वेयर, ये ऐसा इमेज देने का जरूरत क्या है, इसलिए दे रहा है बिकॉज उनको पता है कि भाई कुछ तो काम करता है ना, कि जब तक आप कल्चर और इंट्यूशंस के साथ अपना बिजनेस को नहीं दिखाओगे ना, तो बिजनेस पे वो बात नहीं बनेगा, बिजनेस पे वो बात नहीं बनेगा। देख रहे हो ना, जिस तरह का फोटो यहाँ पर देखा जा रहा है, ये पता चल रहा है कि भाई इंडिया है, इंडिया के जैसा आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम अमेजन है, अमेरिकन का कंपनी है, हम आप समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर। ओके। तो इसलिए कहता है क्या हो गया, मतलब स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी हुआ है? हाँ, बीच बीच में आपका आवाज भी चला जाता, फिर आता थोड़ी देर बाद। अभी आवाज है कि नहीं है? अभी है, अभी है, थोड़ी देर पहले चला गया था। अच्छा, तो यहाँ पर एक पॉइंट कहता है, we cannot and should not have standard operating procedures for something which should be natural. नेचुरल चीज पे हम लोग कभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं चला सकते। मतलब जहां का जो नेचुरल है वहां पर वही चीज चलाना चाहिए। सभी शुभिका एंड फ्यूचर ग्रुप में, शुभिका हैज द सेम एक्सेस टुवर्ड्स रिसोर्स एज फ्यूचर ग्रुप। However, future group use it differently. It brings out the difference between resource and resourcefulness.
कोक का फॉर्मूला, कोक के बारे में आप लोग जानते हो ना, कोको कोला। कोक फॉर्मूला वाज सोल्ड बाय पेम्बरटन, ये जो जिन्होंने ये फॉर्मूला बेचा था, पेम्बरटन फॉर $2300 एंड डाइड एज ए पैपुअर इन अटलांटा। ये यूएस में ही एक है, नॉर्थ अमेरिका में, अटलांटा में मर गया था। प्रेजेंटली इट्स ब्रांड वैल्यू, कोक का ब्रांड वैल्यू कितना है? 150 बिलियन। कितने में बेचा था? $2300 पे। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब बहुत सारा चीज आपके पास भी है, किसी और के पास भी है, बट हो सकता है कि किसी कोई और वो चीज आपके सामने ही बना दे, बट आप वो चीज देख ही नहीं पाते। एग्जैक्टली नहीं तो देखो, जिसने कोक का क्या था, उन्होंने रिसोर्स, उनके पास भी था रिसोर्स, सुबिक्सा के पास भी था, बट सुबिक्सा ने रिसोर्स को रिसोर्सफुल में नहीं चेंज कर पाया। जो कोक ने जिस तरह से पेम्बरटन से खरीद के कोको कोला बना दिया 150 बिलियन का, सिमिलरली सुबिक्सा के पास भी जो रिसोर्सेज था, सेम टू सेम टाइप ऑफ रिसोर्सेज बिग बाजार के पास भी था, बट वो लोग बना नहीं पाए। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है बिजनेस का कॉन्सेप्ट। अमेरिकन एयरलाइंस, साउथवेस्ट एयरलाइंस वर्सेस यूएस एयरवेज। 655 VS552 VS347 का एयरक्राफ्ट का मॉडल है। साउथवेस्ट एयरलाइन मॉडल ये एक लो कॉस्ट मॉडल है। अगर मैं इसको इंडिया के साथ कंपेयर करूं, कोई बताओगे इंडिया में लो कॉस्ट मॉडल में कौन सा एयरलाइन है? एयर इंडिया। हट, गो एयर। किंगफिशर था। लो कॉस्ट में एयर एशिया, इंडिगो। इंडिगो। इंडिगो आज की डेट में इंडिया में सबसे अच्छा सरवाइव करने वाला कंपनी है, ठीक है। गो एयर भी कर रहा है, अभी गो एयर को थोड़ा टाइम लगेगा, बट इंडिगो सबसे बेस्ट है अभी करंटली। मतलब सबसे ज्यादा अगर आप एयरक्राफ्ट देखो तो इसी का है, और लो कॉस्ट में चलता है मॉडल इनका। सिमिलरली अगर इंडिया में अगर आप विस्तारा को देखो, विस्तारा टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का है, या फिर अगर आप एमिरेट्स तो इंडिया का है नहीं, बट फिर भी बता रहा हूँ, किंगफिशर एयरलाइन तो काफी हाई कॉस्ट मॉडल में चलने का कोशिश कर रहा था, बट काल डूब गया सर। तो लेकिन इंडिगो लो कॉस्ट में चल रहा है, गो एयर भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है। जेट एयरवेज भी इतना लो कॉस्ट मॉडल में नहीं चल रहा था, तो उनको भी प्रॉब्लम आ गया। तो डिपेंड करता है। अगर आप इंडियन एयरलाइंस में देखें तो एयर इंडिया जब बात कर रहे हैं आप, सरकारी है, आपको मैं बता दूं, एयर इंडिया 54,000 करोड़ लॉस में चल रहा है। बस सरकारी है, सब्सिडी से चल रहा है सर, सरकारी है, सब्सिडी से चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से बचा बचा के चल रहा है। इंडियन रेलवे की तरह। इंडियन रेलवे फिर भी काफी प्रॉफिट करता है, पॉजिटिव में चलता है। एयर इंडिया पॉजिटिव में नहीं सर, इतना का लॉस में चल रहा है। एसेट क्वालिटी मतलब कोई लेना नहीं चाह रहा है इसको, इतना ज्यादा खराब मैनेजमेंट है एयर इंडिया का। सरकारी नौकर लोगों का प्रॉब्लम क्या जानते हो ना, सब चीज को ना पापा का जागीरदार समझते लेते हैं। भाई कुछ नहीं तो मिल तो जाता है ना, घर में बैठे बैठे खाना मिल जाता है, ठीक है, घर में बैठे बैठे तनख्वाह मिल जाता है। वही पापा का चीज समझ लेगा तो काम नहीं बनेगा, अपना चीज समझ के करना है ना। भाई लॉस होगा तो मेरा जाएगा, कुछ डर नहीं है। तो जब तक इंसान के अंदर ना खोने का डर नहीं होता ना, इंसान बना भी नहीं सकता। ये मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है। जो एयर इंडिया में जो कर्मचारी हैं, जो मैनेजर है, इनका यही प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली, तो दिस आर दी मैटर्स। रेवेन्यू मैनेजमेंट मॉडल में ब्रिटिश एयरवेज लेटर पायनियर्ड बाय अमेरिकन एयरलाइंस, ये दोनों भी अपने आप को धीरे धीरे बनाया, जिसमें कॉस्ट मॉडल काफी वाइटल था। स्ट्रैटेजी क्या है? चलो अब देखो धीरे धीरे हम लोग कहाँ पहुंच गए, स्टोरी वाइज चलते चलते हम लोग एकदम पढ़ाई में आ जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ रिलेटेड एक्शंस दैट मैनेजर्स टेक टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस। यही है स्ट्रैटेजी, याद रख लीजिएगा, एकदम सिंपल है। If it results in superior performance to that its rivals, it is said to have competitive advantage. अगर हम अपने राइवल से सुपीरियर परफॉर्मेंस दे रहा है, इसका मतलब हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। एग्जाम्पल में आप वॉलमार्ट ले सकते हो, अमेरिकन एयरलाइंस ले सकते हो, रिलायंस ले सकते हो, टीसीएस ले सकते हो, जिनका सुपीरियर परफॉर्मेंस के कारण वो अपने कंपटीटर से एडवांटेज में है। दिस इज स्ट्रेटेजी। What you will learn, what is strategy, how to create strategies that lead to superior performance, how to implement, how you have to relate to the environment, and why strategy. Strategic leadership क्या है? How to most effectively manage
तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अनलेस एक कोड देखो, एक पर्सपेक्टिव कोड है, अनलेस ए वैरायटी ऑफ ओपिनियंस आर लेड बिफोर अस, जब तक हमारे सामने अलग अलग ओपिनियन नहीं रखा जाता, वी हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन, हमारे पास सिलेक्शन करने का अपॉर्चुनिटी भी नहीं आता, बट आर बाउंड ऑफ नेसेसिटी टू अडॉप्ट द पर्टिकुलर व्यू व्हिच मे हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड। जिसका काम कौन करता है? लीडर करता है। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? अनलेस ए वैरायटी ऑफ ओपिनियंस आर लेड बिफोर अस, वी हैव नो अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। हमारे सामने अगर अलग अलग ओपिनियंस रखा जाए तो वहीं से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना कि भाई हमें ये करना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जरूरत क्या है। द बट आर बाउंड ऑफ नेसेसिटीज टू अडॉप्ट द पर्टिकुलर व्यू व्हिच मे हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड, जिसको तुम्हें आगे लेके चलना चाहिए। हेरोडोटस, आई होप हिस्ट्री में पढ़े हो इनके बारे में, ग्रीक हिस्टोरियन है हेरोडोटस, इन्होंने 5th सेंचुरी बीसी में ये चीज कहा था। स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस, व्हाट इज स्ट्रेटेजी मेकिंग प्रोसेस? SMP, very important. SMP is the process by which managers select and then implement a set of strategies that aim to achieve competitive advantage. Strategy formulation is selection of strategies. Strategy implementation is the task of putting strategies into action. It includes designing, delivering, and supporting products, improving efficiency, effectiveness of organizations, designing organizational structure, control system, and culture. एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन 10% होता है, उसका इंप्लीमेंटेशन 90% होना चाहिए। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस आपका बिजनेस के 10% है, मतलब आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा ये आपका 10% है, आपका पढ़ने का स्ट्रेटेजी क्या होगा ये 10% है, बट आप किस तरह से उसको इंप्लीमेंट करोगे वो 90% काम करता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अनदर इंपॉर्टेंट एरिया। रैशनल प्लान बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशंस में टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनको कुछ रैशनल मतलब लॉजिकल प्लानिंग लेना पड़ता है। आप समझ पा रहे हो ना? लॉजिकल प्लानिंग। बेसिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मॉडल, डिफाइनिंग द मिशन एंड सेटिंग टॉप लेवल गोल्स, एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। इसके ऊपर एक अलग से मैं बताऊंगा आप लोगों को, काफी वाइटल है। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इसका अलग एक रिकॉर्डिंग है, बैकअप है, मैं आपको दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। काफी डिटेल्स में मैंने शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा है, तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा था, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये क्लास कंप्लीट के बाद। तो एक्सटर्नल एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, मतलब आपको एक्सटर्नल लेवल पे एनालाइज करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी क्या है आपका बिजनेस का, थ्रेट क्या है आपके बिजनेस का। इंटरनल एनालिसिस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस भी आपको देखना है, ठीक है, स्ट्रेंथ क्या है आपका, वीकनेस क्या है आपका। तो ये चारों पॉइंट, इसका एक अलग ही पॉइंट होगा, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज, उसके बाद एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चूजन स्ट्रेटजी। जो भी आप स्ट्रेटजी चूज करोगे उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टोरी मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया एग्जांपल के साथ, फ्यूचर का, सुभिक्षा का, फिर आपका वॉलमार्ट का। आई होप आपको कनेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, या फिर पढ़ा दे, क्या लगता है बोलो। या फिर सर थक गए? हेलो, क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बताऊं या फिर नेक्स्ट क्लास में ही बताऊं? मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों के पास? डिंकी, शिवम, रोशनी, हाँ बोलो। ओके ठीक है, मैं बाकी पार्ट नेक्स्ट क्लास में आपको बताता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट दिन में आपको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का मतलब, आज आप लोगों ने ये तो देख लिया ना कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होता क्या है ना।
क्या ये क्या होता है? क्लियर है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? समझ में आ गया सर? बताना। डिंकी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन इसके जो हार्डकोर जो और भी पार्ट्स है, ठीक है, ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, इसका जो हार्डकोर पार्ट्स है इसको एक बार ओवर, इसमें ना पूरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू है। इसके बाद कुछ और क्लास में, 2-3 क्लास में आपको इसका कुछ इंटरनल जो मेन कुछ टॉपिक है उसको बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, अपने अपने इंस्टीट्यूट के मैथ से जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओवरव्यू ले लो और कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको अलग से बता दूंगा दूसरा क्लासेस में, और इंस्टीट्यूट के जो भी मैट है वहां से आपको बस प्रॉब्लम को, क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करना है। बस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे, 30 मार्क्स 40 मार्क्स आता है यहाँ से। ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट दिन और पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, ओके ज्योति, रोशनी। हाँ सर। ओके ठीक है, अगर किसी का मैम का क्लास है तो ज्वाइन कर लेना, 10:30-11 बजे से होगा जिनका है। अगर नहीं है तो फिर जब इसके बाद क्लास है आप लोग ज्वाइन करना। ठीक है, चलो फिर टाटा। बाय सर। बाय। ओके सर। डिंकी वेट करो, डिंकी थोड़ा वेट करो।